हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था एक्यूरेसी एंड एरर्स चैप्टर को। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, जैसे कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, काइंड्स ऑफ एरर क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है, और आखिरी में पढ़ा था कि लॉज ऑफ वेट क्या है। अलग अलग वेटेज की जो वैल्यूज होती है उसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने से उसके वेटेज के अंदर का कैलकुलेशन क्या होगा, यहां तक आपने पढ़ रखा था। अब हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि काइंड्स ऑफ एरर आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था तीन अलग अलग काइंड के एरर होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मिस्टेक, अनदर वन इज द सिस्टमैटिक जो कि क्यूमुलेटिव इन नेचर होती है, और तीसरी थी एक्सीडेंटल एरर जो कि कंपनसेटिंग इन नेचर होती है। थोड़ा सा एक्सीडेंटल एरर पे थोड़ा सा और फोकस करो और समझो इस बात को। एक्सीडेंटल एरर एक रैंडम नेचर की एरर होती है जो कि रैंडमली अराइज होती है। एक्सीडेंटल एरर एक रैंडम नेचर की जो किसी वजह से किसी भी तरीके से अपीयर हो सकती है, उसकी नेचर कुछ भी हो सकती है। साइज ऑफ एरर कैन बी एनीथिंग and the nature of error can also be not defined here, so it can be positive, it can be negative, and that is why it is compensating in nature. लेकिन जिस रैंडम एरर की हम लोग बात कर रहे हैं उसका एक बिहेवियर है, इट फॉलोज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है उसको फॉलो कर लेता है, और इसीलिए इसी एक्सीडेंटल एरर का एक और भी नाम दिया गया है। वी कॉल इट एज अ प्रोबेबल एरर। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई टर्म दिखाई देना प्रोबेबल एरर, तो इसका मतलब समझ लेना कि एक्सीडेंटल एरर की बात हो रही है। अब यहीं पे मैं आपको आगे बढ़ के दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करता है और इसीलिए इस एक्सीडेंटल एरर को हम लोग प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इस पे देखिए, लुक एट दिस। अगर हम लोग बात करेंगे किसी मेजरमेंट की, सो आप सोचो फॉर ए सिंगल क्वांटिटी, आप इसका ना हेडिंग लिख लेना प्रोबेबल एरर। हेडिंग है प्रोबेबल error. So for a single quantity, multiple measurements are taken as x1, x2, x3 dot xn with weight w1, w2, w3 dot wn respectively। ठीक है, तो पहले जो मैं आपको कहना चाहता हूं एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि क्या है इसका सिग्निफिकेंस। जैसे मान लो आप इसको डिस्टेंस में सोच सकते हो, किसी भी टाइप के रीडिंग्स में सोच सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि दिस इज द थियोडोलाइट हियर, और इस थियोडोलाइट से किसी लेवलिंग स्टाफ पे, ये रही लेवलिंग स्टाफ यहाँ पे। सो इस थियोडोलाइट से इस लेवलिंग स्टाफ पे वी आर गोइंग टू टेक द रीडिंग। सो ये जो रीडिंग है, अब यहाँ पे देखो मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टेकन। सो हियर आई विल राइट मल्टीपल मेजरमेंट्स। मल्टीपल मेजरमेंट्स और उस मेजरमेंट की वेट। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज वी हैव वन थियोडोलाइट and with respect to the theodolite we have taken the reading on staff, but we are not taking the single measurement, we are taking so many different measurement for the single quantity। इसी quantity के कई सारे measurements जो इस तरीके से लिए जा रहे हैं। We have the measurement x1, we have measurement x2, we have measurement x3 and so on, measurement xn लिया जो अभी लिखा था मैंने लैंग्वेज में, लेकिन इन सब का वेटेज के साथ लिया हुआ है। सो वेटेज इज w1, then we have w2, then we have W3 and so on, we have Wn। ठीक है, आप पहले ये देख लो कि we have measurement x1, x2, x3, x4, xn। Similarly, the weightage of the measurements we have as w1, w2, w3 and dot wn। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं x1 w1 वेटेज के साथ, x2 w2 के साथ, इतने सारे मेजरमेंट किसी एक सिंगल क्वांटिटी का लिया गया है, और इन सब में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो किस चीज का है, एक्सीडेंटल एरर का। अब यहीं पे मैं बात करूं कि भाई इन सब के बेसिस पे क्या आप एमपीवी कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट एमपीवी। सो अगर मैं पूछूं एमपीवी कितनी हो जाएगी, सो दिस एमपीवी यू कैन राइट इट इज एक्स बार। और हालांकि आपको एक्स बार की वैल्यू भी मालूम है, मैंने आपको सिखा रखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एमपीवी। इस केस में जब भी मेजरमेंट्स को वेट के साथ ली जाती है तो आपको शायद याद होगा कि कैलकुलेशन ऑफ एमपीवी इज एक्चुअली द वेटेड एवरेज मीन, व्हिच आई कैन राइट इट इज x1 w1 x2 w2 dot
xn wn and whole divided by it is w1 plus w2 plus dot 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 wn. आप देखो ये हो गई वेटेड एवरेज मीन. सो कई सारे मेजरमेंट्स हैं, वी हैव n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स एंड वी हैव अ separate weightage for each and every measurement. Using that we are able to calculate what is the MPV. But now if I ask you कि what is the error in a particular measurement, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि x1 minus x bar is the error in the one measurement. Similarly दूसरे में, लेकिन ये जो हमने देखा टोटल एरर, हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्रोबेबल एरर की, मतलब कि एक्सीडेंटल एरर जो उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं प्रोबेबल एरर. अब उसकी बात अगर करें तो इसकी बेसिस पे अगर आप ग्राफिकली देखो ना, तो मैंने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, ये जो है इट फॉलोज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ठीक है, कैसा है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो भी देख लो आप. ये कुछ ऐसा होता है, मैं दोनों चीजें दिखाता हूं. ये है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जिसको फ्रीक्वेंसी लिखा जा रहा है, ठीक है, और ये है साइज ऑफ एरर. तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती है ना, ये कुछ ऐसा इस तरीके से फॉलो करता है. ठीक है, ये हमारी वैल्यू और उसकी उसी तरीके से आप देखो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये साइज ऑफ एरर इस तरीके से है. तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करता है, तो इसका एक फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज करके वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, what is the probable error in MPV and what is the probable error for any measurement which has a given weightage. ये निकाला जा सकता है. तो अभी जो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं ना, वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का आउटकम है जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है. सो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि आपने किसी एक सिंगल क्वांटिटी का मल्टीपल मेजरमेंट लिया, जैसे यहां पे हमने एक स्टाफ रीडिंग को कई बार लिया. सिमिलरली आप डिस्टेंस में सोचोगे तो ऐसा होगा कि एक जगह पे ए और बी का डिस्टेंस मेजर किया, फिर दोबारा मेजर किया, फिर दोबारा उसी ए बी को मेजर कर रहे हो, मतलब कि किसी एक सिंगल क्वांटिटी का मल्टीपल मेजरमेंट्स लिया जा रहा है और मल्टीपल वेटेज के साथ, और उसके बाद यू आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द एमपीवी. सो हमने आपको बताया कि इट फॉलोज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करती है, अब यहां से कुछ आउटकम है कि एरर्स को कैसे निकालेंगे. सो आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला व्हिच इज द आउटकम ऑफ द फंक्शन. आई एम राइटिंग हियर, लुक एट दिस नाउ. As per probability function, first one, probable error in single measurement. प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, उसका नोटेशन है ES इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745. ये जो भी लिख रहे हो ना, सब प्रोबेबिलिटी फंक्शन से आ रखा है. रूट ऑफ इट इज समेशन ऑफ WN XN माइनस X बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई N माइनस 1. अब यहां पे आप समझो कि n क्या है. n इज द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स टेकन, w इज द वेट. अब यहां पे जो w लिखा है ना, उसका मैं सिग्निफिकेंस पे दिखाता हूं कि यहां पे लिखा गया कुछ ऐसा, इट इज WN XN माइनस X बार स्क्वायर. तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, W1 X1 माइनस X बार होल स्क्वायर, और X बार का मतलब क्या है, MPV निकाला था अभी हमने. सिमिलरली प्लस करके इट इज W2 x2 minus x bar whole square. Similarly यहाँ पे we have wn xn minus x bar whole square. ये इस तरीके से एक्सपैंड कर लेते हैं. तो यही वैल्यू लिखी गई है. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले मेजरमेंट के लिए W1 was the weightage and x1 was the measurement and x bar is the MPV. तो ये लिखा गया. Similarly W2 is the weightage of the second measurement, this is the second measurement and this one is the MPV. उस तरीके से हर एक के लिए लिख लिया. तो अब जैसे हमने एक के लिए निकाला ना कि what is the probable error in single measurement, इसी तरीके से हम लोग अब कुछ और भी रिलेशंस है, कुछ और भी आउटकम है जिसको मैं अभी लिखता हूं. देखो अब यहां से we have the next one, I will show you. Second one, probable error in MPV.
प्रोबेबल एरर इन एमपीवी, एमपीवी के अंदर कितनी है, तो दिस EM इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट ऑफ, this is summation of Wn xn minus x bar whole square, this is n minus 1 into summation of Wn, summation of Wn। ठीक है, अब यहीं पे तीसरा प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट of weight W naught, probable error in single measurement of weight W naught। So इसके अंदर की error क्या है, W naught। So this I can write E SW, so this is plus minus 0.6745 root of summation of Wn xn minus x bar whole square whole divided by n minus 1 into W naught। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज कुछ शॉर्टकट भी दिखाता हूँ जिससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये तो है व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, तो पहले ना आप मीनिंग समझ लो, फिर आते हैं शॉर्टकट पे। जरा देखो यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करो तीसरे से, व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, कोई भी एक सिंगल मेजरमेंट में फॉर विच द वेटेज इज W naught, तो ये है रिलेशन। तो अगर ऐसा कहा जाना प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट जिसकी वेटेज आपको मालूम है, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग W naught पुट करते हैं और ये रिलेशन बन के आती है। लेकिन अब यहीं पे मैं अगर आपको ये बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, लेकिन ये नहीं बताऊं कि वेटेज कितना, तो आप उस केस में W naught की वैल्यू हमेशा 1 लेके चलते हैं। आप समझिए पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट W naught है, सो दिस इज द फार्मूला वी हैव फॉर दैट व्हिच इज द आउटकम, इट कम्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब अगर मैं बोलूं इसके लिए कि ये जो फार्मूला आ रखा है, हमने आपको ये तो बताया कि प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट W naught के लिए है। कई बार क्वेश्चन में वेटेज का जिक्र ही नहीं करेगा, सिर्फ लिखेगा व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देगा और इसका जिक्र नहीं करेगा, तो W naught की वैल्यू आप हमेशा 1 लेके चलेंगे। अब जरा सोचो, इसमें W naught की वैल्यू 1 पुट कर दो, फिर देखो यही रिलेशन बन गया जो पहले लिखा हुआ, पहला वाला ये लिखा ना, देखो क्या लिखा, प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट और वेटेज का कोई जिक्र नहीं है, तो ये कितनी बन गई, दिस रिलेशन इज नाउ इन टर्म्स ऑफ W naught इक्वल टू 1। सिमिलरली अब यहां पे देखो प्रोबेबल एरर इन एमपीवी। अब आप पहले सोचो एमपीवी क्या थी, एमपीवी है क्या, एमपीवी इज द वैल्यू फॉर विच चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू वैल्यू इज मोर। तो भाई वो तो ऑलरेडी ट्रू वैल्यू के नजदीक है, उसमें एरर बहुत ही कम होगी, लेकिन आप उस कम एरर को भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट क्या मैंने बता रखा है कि अब यहाँ पे जैसे कि ES है ना, ES के टर्म्स में सभी को कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैसा लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस इज ES into root of summation of Wn, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगी ES, दिस इज रूट ऑफ W naught, ऐसा लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप रिलेट करते हुए रिलेशंस को बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बताया एज पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये जो रिलेशंस आ रखे हैं। अब इसको मैं फिर से समझाता हूं कि क्या मीनिंग है प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट का, वो यहां पे देखो। अब थोड़ा इस वाले डायग्राम को देखो और यहां देखो ये x1 भी अपने आप में एक सिंगल मेजरमेंट है, x2 भी अपने आप में सिंगल मेजरमेंट है, और आपको ये भी मालूम है कि जितने भी मेजरमेंट्स है ये सब के सब MB है, मेजरमेंट वैल्यू है, ट्रू कोई भी नहीं है, तो हर एक में कुछ ना कुछ एरर्स हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट और वेटेज नहीं बताऊं, तो आप उसके लिए एरर निकालते हो जिसकी वेटेज 1 होती है। लेकिन अगर मैं वेटेज बता दूं तो आप निकल, जैसे कि मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन x3 व्हिच हैज द वेटेज W3, तो क्या करेंगे यहां पे इस रिलेशन को देखो। अब तीसरा वाला रिलेशन, इसमें क्या करेंगे ESW, उसमें क्या करेंगे W naught की जगह पे W3 पुट कर देंगे। तो आप कर क्या रहे हो बेसिकली कि आपने जितने सारे मेजरमेंट्स लिए हैं, नो एनी मेजरमेंट इज 100% करेक्ट, एवरी मेजरमेंट इज कैरिंग द एक्सीडेंटल एरर, एंड सिंस इट इज फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन यू आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इट इज नोन एज द प्रोबेबल एरर। तो पहले आपने सिंगल के लिए निकाला या फिर उस सिंगल के लिए जिसका वेटेज मालूम है, और तीसरा जिसको MPV कहते हैं वो ट्रू वैल्यू नहीं है,
ये ऑलमोस्ट ट्रू है, इसके चांसेस है ट्रू होने के, इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है जो कि बहुत ही कम रही होगी। ठीक है, आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, चलो अब मैंने सब कुछ लिख दिया ऑलरेडी, अब बोर्ड से एक एक चीज एक एक करके लिखते चले जाओ। लेट्स स्टार्ट करो, फटाफट यहां से लिखो। चलो, आई होप कि आपने पॉज करके सब लिख लिया होगा। चलो, आई होप कि आपने जो थ्योरी लिखी है अभी, जो समझे हैं, वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। उस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो उसमें लेंथ का मेजरमेंट किया जा रहा है, सब मिलाकर सिंगल क्वांटिटी का 5 मेजरमेंट किया गया है और इन सभी का वेटेज भी दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहले लिखा है प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, तो आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा सिंगल मेजरमेंट का क्या मतलब है, तो मैं एक एक करके आपको सॉल्व करता हूं। अब मैं आपको इतना ही बोलूंगा, इस क्वेश्चन नंबर 12 में ना इसके तीसरे पार्ट को जरा एक बार पढ़ो क्या लिखा है। चलो एक एक करके तीनों पढ़ लेते हैं। पहले में लिखा है प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, फिर लिखा है प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड एवरेज मीन, सेकंड वाला, फिर लिखा है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट, लेकिन वेटेज की वैल्यू दिया नहीं है कि कितना है। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप उसको मेंशन कर लो, वेटेज 7 कर लो। आपको निकालना है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट 7, पुट कर लीजिए 7, बेसिकली 7 के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 को मैं स्टार्ट करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। ये जो भी आपने प्रोबेबल एरर पढ़ा है ना, उसका एक कंप्लीट डिस्कशन है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू ना पूरी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसको प्रॉपरली कर लीजिएगा आप अभी। ठीक है, पहले पॉज करके खुद से बना लो और उसके बाद प्ले करो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है क्या, x1, x2, x3, x4 and x5. These values are 25.4, then 25.8, then 26.3, then 26.7 and then 25.8. 25.4, 25.8, 26.3, 26.7, 25.8 और इसकी वेटेज W1, W2, W3, W4, W5। ये है 4, 8, 9, 7 एंड 3, ये है इसकी वैल्यू। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एमपीवी कैलकुलेट करना होगा। क्या कर सकते हैं एमपीवी के लिए हम लोग, दिस वी कैन राइट, वी नो दैट कि वेटेड एवरेज के केस में हम लोग जब हमारा वेटेज के साथ होती है तो हम वी ऑलवेज कैलकुलेट द वेटेड एवरेज मीन, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द एमपीवी। सो इस एमपीवी की वैल्यू विल बी सिंपली एक्स आई डब्ल्यू आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, है ना। सो यहां से लेट्स कैलकुलेट एक्स बार और इसकी वैल्यू आ जाएगी, this is 25.4 into 4 plus 25.8 into 8, 25.8 into 8 plus 26.3 into 9 plus 26.7 into 7 and 25.8 into 3 and whole divided by 4 plus 8 plus 9 plus 7 plus 3। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एमपीवी। चेक कर लो, कैलकुलेट करते हैं। ये आ रही है, दिस इज 25.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 25.8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 26.3 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 26.7 multiplied by 7 plus 25.8
multiplied by 3 whole divided by 4 plus 8 plus 9 plus 7 plus 3, and this value comes out as 26.096 मीटर, ये आ रही है। सो आप देखो यहाँ पे x बार की वैल्यू आपको मिल गई, ये एमपी भी मालूम और ये भी मालूम, तो एक पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। आपको शायद याद होगा कि कोई भी चीज निकालो उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ रही थी। पहली थी क्या, दिस समेशन ऑफ WN xn माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या थी, दिस इज समेशन ऑफ WN। इन दोनों की वैल्यू पहले सेपरेटली रिजॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो आई विल राइट इट इज W, सो ये आ जाएगा W1 इज 4, WN 25.4 माइनस x बार 26.096 स्क्वायर प्लस सेकंड है 8 इंटू 25.8 माइनस 26.096 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 26.3 माइनस 26.096 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 26.7 माइनस 26.096 स्क्वायर प्लस 3 25.8 माइनस 26.096 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको पहले रिजॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। लेट्स चेक, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। 4 इंटू 25.4 माइनस दिस, 8 into 25.8 minus this, 9 into 26.3 minus this, and 7 into 26.7 minus this, and 3 into 25 this. चलो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। So this is 4 into 25.4 minus 26.096 square plus 8 into 25.8 minus 26.096 square plus 9 into 26.3 minus 26.096 whole square plus 7 into 26.7 minus 26.096 whole square plus 3 into 25.8 minus 26.096 whole square. This value comes out as 5.829. एक बार जरा इसकी वैल्यूज चेक कर ले हम लोग। 4 into 25 point this, फिर है 8 into 25.8, फिर है 9 into 26.3, 7 into 26 point this, and 3 into 25.8 26.096 whole square, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई है और समेशन ऑफ WN करो तो ये हो जाएगी 4 plus 8 plus 9 plus 7 plus 3, चेक कर लो कितनी आ रही है। दिस इज 4 plus 8 plus 9 plus 7 plus 3, दिस इज 31। अब यहां से ना एक एक करके हम लोग वो तीनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट वन कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। तीन क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन में, तीनों इजिली वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग। सो लेट्स कैलकुलेट A part of question number 12. What is the probable error? What is the probable error in single measurement? What is the probable error in single measurement? तो ये वैल्यू आ जाएगी ES प्लस माइनस 0.6745 रूट ऑफ, ये कितनी थी, समेशन ऑफ WN xn माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n कितनी है, 5 है ना, 5 अलग अलग मेजरमेंट्स लिया है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
देखना कितनी आनी चाहिए, प्लस माइनस 0.6745 रूट ऑफ दिस इज 5.829 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 है तो 5 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। सो दिस इज 0.6745 रूट ऑफ ये आ जाएगी 5.829 होल डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज प्लस माइनस 0.814 मीटर। अच्छा, एक चीज आपको ना ध्यान रखना है कि प्लस माइनस साइन हम लोग इसलिए लगाते हैं, रैंडम नेचर की और हमें मालूम नहीं कि इसका नेचर क्या है, तो उस केस में जब नहीं मालूम होता है ना तो प्लस माइनस साइन दोनों लगाते हैं, इसकी नेचर कुछ भी आ सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन एमपीवी। प्रोबेबल एरर इन एमपीवी। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज EM और ये रिलेशन कितनी आ जाएगी, दिस इज प्लस माइनस 0.6745 रूट ऑफ दिस इज समेशन ऑफ WN xn माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू समेशन ऑफ WN। हालांकि आप इसको शॉर्टकट से भी निकाल सकते थे, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि दिस ES अपॉन डायरेक्टली रूट ऑफ WN, वहां से भी निकाल सकते हो। सो दिस इज प्लस माइनस 6745 रूट ऑफ 5.829 होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगी 5 माइनस 1 इंटू रूट ऑफ WN की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी दिस इज 31, तो यहाँ पे 31 है। सो लेट्स कैलकुलेट हाउ मच वी गेटिंग। सो दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रूट मल्टीप्लाइड बाई 31 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 31 समेशन ऑफ 31, तो ये आ जाई है पॉइंट प्लस माइनस 0.146 मीटर। आप देख रहे हो एमपीवी है ना, तो इसकी एरर सबसे कम आएगी क्योंकि ये ट्रू के सबसे ज्यादा नजदीक एग्जिस्ट करती है। और तीसरा इसी का सी पार्ट था प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट। और वेट कितना वो लिखना भूल गया क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बोला था आप मेंशन कर लेना, 7 के लिए सॉल्व करके देख लो। तो ये हमने W0 की वैल्यू आपको 7 दे दिया है, तो उसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ESW इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट ऑफ समेशन ऑफ WN xn माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू W0 and this value comes out as plus minus 0.6745 root of कितनी बनी 5.829 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी 5 माइनस 1 इंटू W0 की वैल्यू 7। चेक कर लेते हैं इसको। सो दिस वैल्यू कम्स आउट, अगर इसको 7 अप्लाई कर दे यहाँ पे सेम, तो दिस वैल्यू कम्स आउट एज प्लस माइनस 0.307। सो हम लोग ना इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो ये ना कंप्लीट डिस्कशन हो गया, प्रोबेबल एरर क्या है से लेकर के प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करता है से लेकर के उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज करते हुए कुछ आउटकम है जो रिलेशंस मैंने 3 आपको दे दिए और उसका यूज करके एक न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे प्रोबेबल एरर का पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। वी हैव वन मोर पार्ट विल डिस्कस, बट उससे पहले आप इसे लिख के कंप्लीट करो। पहले इसको लिख लो, इसको पहले हमने सॉल्व किया था। सो लुक एट दिस फर्स्ट एंड देन पहले इसको लिख लीजिए फिर उसको लिखिएगा। चलो ये यहाँ पे प्रोबेबल एरर की कहानी तो खत्म होती है।
लेकिन अब एक और भी है टॉपिक, और वो है एरर्स इन कंप्यूटेड रिजल्ट। मतलब कि दो अलग अलग मेजरमेंट है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी जो प्रोबेबल एरर देखा ना, उसमें आपने ये पढ़ा कि फॉर ए सिंगल क्वांटिटी मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टेकन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, सपोज देयर आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज एंड वी हैव द टू डिफरेंट मेजरमेंट्स आल्सो। दो अलग अलग चीजों का अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है, और उन सबको आपस में अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो जो रिजल्ट बन के आएगी उसके अंदर की एरर क्या होगी, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द नेक्स्ट हेडिंग इज एरर्स इन कंप्यूटेड रिजल्ट। एरर्स इन कंप्यूटेड रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पे पहले समझो आप कि दो अलग अलग क्वांटिटी है x एंड y। अब ये ना टॉपिक बहुत ही अलग है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको वर्कआउट करना है, तो समझिएगा, पहले प्रॉपर्ली समझो। वी हैव टू डिफरेंट क्वांटिटी x एंड y। देयर मस्ट बी सम एरर इन x एंड देयर मस्ट बी सम एरर इन y आल्सो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एरर्स, there are two different types of the error which are signified in this particular area computed result. एक होती है maximum error। इसका मतलब क्या होता है कि what should be the maximum value of the error which can exist, और एक होती है probable error, मतलब probability function पे आप accidental error कितना सोच सकते हो। तो किसी भी क्वांटिटी, दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो उन दोनों में एरर्स को वर्कआउट करना पड़ता है, और इसका एक रूल है एरर्स को वर्कआउट करने का। तो कभी भी जब एरर्स को वर्कआउट करना हो ना, तो इस वाले एरिया में हो सकता है कि मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर आपको दिया हुआ हो। तो यहीं पे मैं आपको पहले समझाता हूं कि मैक्सिमम एरर प्रोबेबल एरर किस तरीके से लिखते हैं, क्या है क्वांटिटी। ठीक है, यहां देखो, इफ फॉर क्वांटिटी x, if for quantity x maximum error is del x, ये del का नोटेशन शायद आपको याद रहो, पार्शियल डेरिवेशन वाला है, एंड प्रोबेबल एरर इज ex। समझिए पहले, इफ फॉर क्वांटिटी x maximum error is del x and probable error is ex, तो नोटेशन याद रखना कि हम लोग जब भी प्रोबेबल एरर लिखते हैं ना, तो उसका नोटेशन e से होता है, और मैक्सिमम एरर का नोटेशन डेल्टा होता है। ठीक है, एंड फॉर क्वांटिटी y, यहां पे भी हमने लिखा है इसका मैक्सिमम एरर इज डेल y एंड प्रोबेबल एरर इज EY। तो पहले आप समझो कंसर्न क्या है इस पर्टिकुलर एरिया में। टॉपिक का नाम ही क्या है, एरर्स इन कंप्यूटेड रिजल्ट। मतलब कि अगर x और y को आपस में, अगर क्वांटिटी x और क्वांटिटी y को आपस में मैं ऐड कर दूं, तो उसकी मैक्सिमम एरर के साथ कैलकुलेशन कैसा होगा। अगर मैं x और y को ऐड कर दूं, तो प्रोबेबल एरर के साथ कैलकुलेशन कैसा होगा। तो मैंने एक ऑपरेशन का एग्जांपल दिया कि हमने ऐड कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि x और y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब इन दोनों का कैलकुलेशन कैसा होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तब कैसा होगा। तो ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं ना, ये वही है, इसका नाम ही है एरर्स इन कंप्यूटेड रिजल्ट। कि दो अलग अलग क्वांटिटी है और उसकी मैक्सिमम एरर प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। अब यहाँ पे एक टेक्निक समझो कि वर्किंग आउट कैसे करते हैं, वो समझना आसान है, लेकिन क्या है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अब मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो जनरली इस मैक्सिमम एरर की वैल्यू दी हुई होती है क्वेश्चन में, और प्रोबेबल एरर की वैल्यू भी दी हुई होती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आसानी से वर्कआउट कर लेते हो। लेकिन जब कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा लिखा रहेगा, क्वांटिटी की वैल्यू लिखी रहेगी x क्या है, y क्या है, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा कि उसकी मैक्सिमम प्रोबेबल क्या है x की, और y की मैक्सिमम प्रोबेबल क्या है। तो आप पहले समझिए यहां पे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीके से दिखाई दे देंगे आपके एग्जाम में। पहला कि क्वांटिटी दिया हुआ है, लेकिन उसका मैक्सिमम और प्रोबेबल एरर भी साथ में दिया हुआ है।
लेकिन एक और भी तरीका मिलेगा कि क्वांटिटी दिया हुआ है और उसका मैक्सिमम प्रोबेबल एरर नहीं दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया जाए तो उसका एक टेक्निक आप समझ लीजिए कि क्या टेक्निक है जब नहीं दिया जाए तो वो मैं अलग से एक टॉपिक आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद देखना यहां पे सी, इफ मैक्सिमम probable errors are not given, then it can assumed as, नहीं दिया जाए तभी assume करना है, ठीक है। then it can assumed as, अब एक टेक्निक यूज करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे मान लो x की वैल्यू रिप्रेजेंट की गई हो, तो जब नहीं दिया जाए तो हम लोग x और y की जो वैल्यू दी जाती है ना, उसके थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू को अज्यूम करते हैं। अब देखो जब नहीं मालूम है तो हमारे पास कोई जरिया नहीं होता, हम लोग इसे अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। सो देखो यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो x की वैल्यू है 2.824, आप बता दो कि हमने जो x की वैल्यू यहां पे लिखी है 2.824, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव यूज्ड फॉर दिस, तो आप बोलोगे सब मिला के 4 डिजिट। लेट्स काउंट डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर 2, digit number 3 and digit number 4. So are you able to see that the value of x we are representing in 4 digits? So the rule says the last digit is least accurate and remaining are the certain. So ये जो देख रहे हो 2.82 ये certain होती है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और जो लास्ट डिजिट होती है ये होती है लीस्ट एक्यूरेट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट इसका भी समझ लीजिए, n-1 डिजिट्स आर सर्टेन एंड लास्ट डिजिट इज लीस्ट एक्यूरेट, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप देखो कि कभी भी कोई सा भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट करो, अगर मैं बोलूं कि 2.82 है, 8.35 है, कितना भी डिजिट्स में आप लिख लो, आखिरी डिजिट हमेशा लीस्ट एक्यूरेट होती है। कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी रही हो 2.824012389 समथिंग कुछ लिखा हुआ था, आपको पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट में लिखना था, इसलिए आपने 4 के बाद 0 था तो इसको 4 ही रखा और उसको हटा दिया। तो आप बताओ उसको इसके आगे वाले डिजिट को हटाने से अफेक्ट कौन सी हुई, तो आप बोलोगे लास्ट। आखिरकार लास्ट पे तो एरर अपीयर हुई, यहां तक करेक्ट था, इसके बाद 4 था, इसके बाद जो है वो हमने अकाउंट नहीं किया तो ये अफेक्ट हो गई। तो लास्ट डिजिट हमेशा लीस्ट एक्यूरेट। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू हो सकता है इतनी रही हो 2.823985 समथिंग, तो ये 39 थी, आपने इसको राउंड ऑफ करके 4 कर दिया है। तो आप जब भी राउंड ऑफ करते हो ना, ओनली द लास्ट डिजिट विल बी अफेक्टेड। और इसीलिए जब भी हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं ना, हमेशा लास्ट डिजिट को लीस्ट एक्यूरेट लेते हैं और बाकी n-1 को सर्टेन लेके चलते हैं। अब इसकी बेसिस पे अजम्पशन कैसे ली जाती है, अब देखो अजम्पशन, अजम्पशन कैसे ली जाती है वो देखो। मैं यहां पे लिखूंगा 2 डेटास को। सो सबसे पहला दिस del x, आई गेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ del x। del x का मतलब क्या होगा, del x आप समझ सकते हो कि भाई del x इज द मैक्सिमम एरर, और मैक्सिमम एरर बताने का तरीका क्या है कि आप जब भी इसकी वैल्यू लिखे ना तो आप डिजिट्स काउंट कर लो 1 2 3 डिजिट को छोड़ करके 5वें डिजिट पे 5 लगा दो। तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस कितना है 1 2, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ये काउंट करो 1 2 3, सो आई विल पुट हियर 3 zeros 1 2 3 zeros एंड जो 4th डिजिट है उस पे 5 लगा दिया। ये होता है मैक्सिमम एरर का अजम्पशन। और उसी तरीके से प्रोबेबल एरर जो EX है उसको अज्यूम करते हैं, सिर्फ मैक्सिमम का हाफ ले लेते हैं, तो इसका जस्ट हाफ ले लो। सो दिस विल बी 0.00025। सो आप टेक्निक समझो, हमने आपको ये बताया कि जब इस टॉपिक में देखो कि इसका नाम ही है एरर्स इन कंप्यूटर रिजल्ट, तो 2 अलग अलग क्वांटिटी की अलग अलग एरर्स होगी,
अगर दो क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हो तो उसकी एरर्स के साथ कैलकुलेशन कैसा होता है, ये हमारा कंसर्न है जानना। लेकिन अगर मान लो एरर दी हुई है तब तो ठीक है कि डेल एक्स और डेल वाई, ई एक्स और ई वाई दी हुई है तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं दी गई हो तब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अजम्पशन लेते हैं। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आई है ना, तो दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। लुक एट दिस नाउ। Similarly, I can write this y is equal to 384.59। अब बताओ इसमें कितने डिजिट्स हो गई, तो आप बोलोगे वी हैव द डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। सो द लास्ट डिजिट इज लीस्ट एक्यूरेट। अब यहां पे लास्ट डिजिट पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, कैमरा से टर्न करो। सो ये पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट पे आ रहा है। सो दिस लास्ट डिजिट, दिस वन इज द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ये हमारी लीस्ट एक्यूरेट है ना। सो दिस वन इज लीस्ट एक्यूरेट। अब यहां पे मुझे निकालना हो कि मैक्सिमम एरर, प्रोबेबल एरर क्या है। सो आप पहले सोचिए कितना लिखा जाना चाहिए। सो आई कैन राइट डेल वाई एंड आई कैन राइट ई वाई। इन दोनों की वैल्यू क्या लिखी जानी चाहिए, मुझे लगता है आप खुद भी सोच सकोगे। आप कितना लिखोगे। सो दिस विल बी प्लस माइनस साइन विल बी अप्लाइड सिंस यू आर अज्यूमिंग इट, एंड देन 0 पॉइंट, कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद, 1 and 2 डिजिट है सिर्फ। सो आई विल पुट 1 and 2। अच्छा, इसमें कई बार बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि मान लो इस 590 लिखा होता तो जीरो कंसीडर नहीं करोगे आप। ऐसे आखिरी डिजिट पे अगर जीरो होगा तो सिर्फ नॉन जीरो को कंसीडर कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो दो हमने जीरोस भी उठा लिए, दो डिजिट्स था तो, और इसके बाद अगले पे 5 लगा लिया। फिर इसमें कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 0.0025। इस तरीके से हम लोग अज्यूम करते हैं। मैं समराइज करता हूं कि जो मैंने आपको सिखाया अभी। मैंने बोला है फॉर एनी क्वांटिटी व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन n डिजिट्स then first n minus 1 digits are always certain and the last digit is least accurate, always keep in mind, ठीक है। this and then after we can take the assumption of the maximum error and probable error also। करना क्या है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस लगा करके उसके अगले डिजिट पे एक 5 लगा दो, ठीक है। और प्रोबेबल एरर को जस्ट हाफ लेके चलना है। ये सब तब यूज करना है जब मैक्सिमम और प्रोबेबल नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अजम्पशन लेते हैं। अब हमारा कंसर्न क्या है कि जैसे मान लो x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। अब मैं आपको समराइज करता हूं कि x की वैल्यू दी हुई है और सिर्फ y की वैल्यू दी हुई है। x और y दोनों मिल गई, और हो सकता है कि उसकी डेल x EX और डेल y EY दोनों भी दी रहे। अगर दी हुई है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दी हुई है तो आप देखो x की वैल्यू मालूम, y की वैल्यू मालूम, x से हमने डेल x और EX निकाल लिया, और यहां देखो y से भी हमने डेल y और EY निकाल लिया। और इसके बाद हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अब कंप्यूटर रिजल्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, लेकिन पहले आप लिख लीजिए इसे। यहां से स्टार्ट करो, लुक एट दिस, यहां शुरू करो। अब जो एरर्स है ना, उसको एक मतलब कैसे निकालोगे कंप्यूटेड रिजल्ट में एरर, सो वो हम लोग अब देख रहे हैं। उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, एक टेबल फॉर्म में मैं सभी कुछ लिख दे रहा हूं और आप समझिएगा आप उसको। सो पहले आप समझ लो कि किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। देखो यहां लिख देता हूं, समझना। एरर्स इन रिजल्ट,
एरर्स इन रिजल्ट, ये है रिजल्ट S, फिर यहां पे मैक्सिमम एरर, फिर यहां पे प्रोबेबल एरर, रिजल्ट को मैंने S लिखा है और रिजल्ट की जो एरर है वो मैक्सिमम में डेल S हो जाएगी और ये हो जाएगी ES। ठीक है, अब यहां से देखते चले जाओ। सबसे पहले समेशन का देखेंगे कि सम करेंगे तो कितनी आएगी, फिर देखेंगे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितनी आएगी, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितनी आएगी, एंड फिर डिवाइड करेंगे तब कितनी आएगी। सो रिजल्ट S है यहां पे, आई एम राइटिंग S इज इक्वल टू, पहले देखते हैं समेशन। सो वी हैव द क्वांटिटी X एंड Y, ऐड कर दिया। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके नोटेशन मैंने पहले आपको समझा दिया है। मैंने क्या बोला था, X है तो डेल X इज द मैक्सिमम एरर, EX इज द प्रोबेबल एरर। Y क्वांटिटी है तो डेल Y इज द मैक्सिमम एरर इन Y एंड EY इज द प्रोबेबल एरर इन Y। उसी को कंटिन्यू करता हुआ इसमें बता रहा हूं कि अगर ये प्लस है तब देखना इस केस में मैक्सिमम एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी। आई विल राइट डेल S इज इक्वल टू प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज डेल X प्लस डेल Y। आपको समझ में आ गया कि पार्शियल डेरिवेशन लिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगी ES एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। ठीक है, सो X की वैल्यू से डेल S हो गया और ES हो गया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाएं तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे X माइनस Y हो जाएगी, तो यहां पे जो डेल S की वैल्यू बनेगी उस केस में दिस आई कैन राइट इट इज प्लस माइनस डेल X प्लस डेल Y। गलती से ही माइनस मत करना, देख लो यहाँ पे ये अगर माइनस भी होगी ना तब भी यहाँ पे प्लस ही होगी। आप ऐसा समझो ना कि इसकी एरर क्या थी, इसकी एरर क्या थी, प्लस माइनस डेल X, इसकी क्या थी प्लस माइनस डेल Y। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेशन करोगे तो ये हो जाएगी प्लस माइनस डेल X माइनस ऑफ प्लस माइनस डेल Y। तो उस केस में चार वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। आप निकाल कह रहे हो मैक्सिमम, जब बोथ पॉजिटिव जब बोथ नेगेटिव होगी तभी सिर्फ मैक्सिमम निकल सकती है। तो वो हमने यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लेकर के लिख दिया डेल X प्लस डेल Y। सिमिलरली प्रोबेबल एरर निकालेंगे, सो दिस ES इसकी जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ दिस इज EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। आगे चलते हैं। सो ये हो जाएगी X अपॉन Y, सॉरी पहले X इंटू Y कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन X इंटू Y। तो अब आपको मुझे लगता है कि आपने इसका नर्व्स ग्रिप कर लिया होगा। अब इसमें करना क्या है, प्लस माइनस ये हो जाएगी Y डेल X प्लस X डेल Y, यही हो जाएगी। और अगर इसी का प्रोबेबल देखो ES, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस S रूट ऑफ दिस इज EX प्लस X होल स्क्वायर प्लस EY अपॉन Y होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे S का मतलब क्या है, रिजल्ट X इंटू Y। ठीक है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ मालूम है आपको, तो उसकी लेंथ की कुछ एरर, उसकी विड्थ की कुछ एरर। ठीक है, तो ये बेसिकली एरिया में एरर पूछा जा रहा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब उस केस में उसकी मैक्सिमम एरर ये हो जाएगी एरिया की, और उसकी प्रोबेबल एरर में ये लिखेंगे तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, एरिया उसका, है ना, X इंटू Y वाला। और दिस उस तरीके से डायमेंशंस को यूज करके हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अब इसी तरीके से मान लो ये है X अपॉन Y। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट इट इज डेल S is equal to plus minus this I can write
this is del x upon y, del x upon y plus x into del y upon y स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे देखेंगे दिस इज ई एस, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज प्लस माइनस एस, दिस इज ई एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस ई वाई अपॉन वाई होल स्क्वायर। आप देख लो, अब यहां पे s का मतलब क्या हुआ, डिवीजन वाला था ना, तो यहां पे s का मतलब हो जाएगा x अपॉन वाई, और उस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीट टेबल आपके सामने है। ठीक है, इसको पहले आप लिख लो, डू इट नाउ। आप देखो कहीं पे भी माइनस नहीं है, ध्यान रखना है, सभी जगह पे प्लस ही है। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वही रीजन जो यहाँ पे बताया था, सेम रीजन इज अप्लाइड हियर आल्सो। सो पॉज करके लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा अब तक। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। अब मैं बोलूं कि कोई भी फंक्शन हो, जरा इधर देखो, अब मैं बोलूं कि कोई भी फंक्शन हो, उसका अगर आपको मैक्सिमम एरर निकालना हो ना, उसी को पॉसिबल एरर बोलते हैं, कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है। कई बार टर्म में पॉसिबल एरर भी लिखेगा तो उसका मतलब मैक्सिमम समझना है। अगर मैं कभी भी बोलूं ना कि व्हाट इज द पॉसिबल और मैक्सिमम एरर, तो आप इसका सिर्फ पार्शियल डेरिवेशन करके निकाल लो। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लो सर्कल का एरिया, अगर मैं बोलूं कि एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, तो आप बता दो इफ एरर इन रेडियस नोन टू यू, कैन यू फाइंड द एरर इन एरिया आल्सो। So I can simply write the error in area delta A. This del A is equal to कितनी हो जाएगी, 2 pi r, ठीक है, and this del r। अब बताओ if you have error in radius known to you, then you can find what is the error in area। ठीक है, इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एरिया की वैल्यू है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो अब ये अलग तरीके से इसका भी सिंपली वही करेंगे। तो अभी मैं जो बता रहा हूं, मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताया, और अभी बता रहा हूं आपको पावर का फंक्शन। आप समझो कि कोई सा भी कैसा भी फंक्शन हो, भाई पार्शियल डेरिवेशन तो आप जानते ही हो, बस वही काम करना है आपको। सो यहां से रिलेट कर लो और देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एरर इन एरिया इज इक्वल टू, ये आ जाएगी पाई बाई 4 इंटू 2d, तो ये हो जाएगी पाई बाई 2 इंटू डी और इंटू डेल्टा डी। ठीक है, तो कभी भी जब आपको सॉल्व करना हो तो एरर, अब मैं बोलूं कि इसी तरीके से किसी वॉल्यूम में पूछा जाए एरर, निकाल सकते हो ना। अगर मैं बोलूं कि कोई भी स्फीयर है, रेडियस में एरर दिया हुआ, तो क्या उसके वॉल्यूम में एरर निकाल लोगे। अब कैसा भी फंक्शन हो, बस यही देखना आपको कि फंक्शन मालूम होना चाहिए, किसी एक का एरर मालूम है तो आप दूसरे का एरर वर्कआउट कर सकते हैं। ये वाला टेक्निक है, सर्वे में आपको बहुत काम देने वाला है, खास करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पॉज करो वीडियो और लिख लो। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। 4 अलग अलग क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करो इसे। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने सारे क्वेश्चन इसका सॉल्व कर ही दिए हैं, जो बचा हुआ था वो सब हमने दे ही दिया अभी आपको। सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 भी अभी कर लेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। सो विल फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लोग x की बात करें, कितना है 120 मीटर, और वहीं पे विड्थ y की वैल्यू कितनी है 180 मीटर। अब यहाँ पे जो एरिया, जो एरर दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे लिखा क्या है, दिस, ये x है y है, लेकिन वहीं पे एरर की वैल्यू दी हुई है। x में कितना एरर 120 मेरा लिखा है प्लस माइनस 0.5, और y 180 में कितना लिखा है प्लस माइनस 0.06। तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी कैटेगरी का हुआ, वो मैक्सिमम है या वो प्रोबेबल है। अब इसका जिक्र इन्होंने किया नहीं है, तो आप पहले इसका टेक्निक समझ लो कि जब नहीं किया जाए तो आप उसी नेचर का एरर समझोगे जिस नेचर का एरर पूछा जा रहा है। जैसे कि इन्होंने पूछा है प्रोबेबल, मैं उसको प्रोबेबल समझूंगा। वैल्यू पे मत जाना, अजम्पशन वाले से मैच भी मत करना। भाई अजम्पशन तो आपने तब लिया था ना जब नहीं मालूम थी, तो अजम्पशन वाले से मैच नहीं करना कि ये 0.05 लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मैक्सिमम प्रोबेबल, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। टेक्निक समझिए कि जिस नेचर का पूछा जा रहा है उसी नेचर का अज्यूम कर लेंगे। मतलब कि क्या पूछा गया है, प्रोबेबल एरर इन द एरिया। सो मैं मान लूंगा प्रोबेबल एरर दिया हुआ है Ex और Ey, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 0.05, और ये हो जाएगी प्लस माइनस 0.06। सिंपल तरीका, जिस नेचर का पूछा जाए उसी नेचर का अजम्पशन लेंगे। अब आप बता दो, x मालूम, y मालूम, प्रोबेबल एरर मालूम, तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन एरिया। सो प्रोबेबल एरर इन एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सो आपको शायद रिलेशन याद हो कि दिस ES, ठीक है, S की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले ये बता दो। तो आप बोलोगे x इंटू वाई एरिया निकालने के लिए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 180। लेकिन इसके अंदर प्रोबेबल एरर क्या होगी, तो वो आपको याद होगा प्लस माइनस s रूट ऑफ EX अपॉन x होल स्क्वायर प्लस EY अपॉन y होल स्क्वायर। चलो जरा इसकी वैल्यू चेक कर लें कितनी आ रही है। सो दिस इज प्लस माइनस s की वैल्यू 120 इंटू 180, रूट ऑफ EX कितनी है 0.05 अपॉन x कितनी है 120 होल स्क्वायर प्लस 0.06 अपॉन y की वैल्यू 180 होल स्क्वायर। चेक करो जरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो वी कैन वर्क आउट, ये आ जाएगी 120 इंटू 180, फिर है आंसर मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ, ये आ जाएगी 0.05 अपॉन 120 होल स्क्वायर प्लस दिस इज 0.06 अपॉन 180 होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 11.525 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया है एरिया, प्लस माइनस 11.525। जरा देखो कोई ऑप्शन मैच किया। सो 11.53 है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन वर्कआउट इजली। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या है, द मेजर्ड, लिखा है द मेजर्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब आपको रेडियस दिया हुआ है कितना 80 मीटर है, 80 मीटर रेडियस विथ अ पॉसिबल एरर। पॉसिबल का मतलब हमने बताया था आपको डेल आर, डेल है मतलब मैक्सिमम है 0.05। सो आई विल राइट प्लस माइनस 0.05 मीटर इन डायमीटर। भाई ये ना रेडियस का एरर है ही नहीं, ऐसा लिखा है ना, पढ़ो जरा, विथ अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.05 मीटर इन इट्स डायमीटर। तो ये डेल आर नहीं है, ये बेसिकली डेल डी है। एक काम करते हैं, रेडियस से डायमीटर निकाल लो। तो डायमीटर की वैल्यू 2 इंटू आर, दैट इज 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160 मीटर। अब देखो डायमीटर मालूम, एरर इन डायमीटर मालूम, पूछा क्या है इसमें, कैलकुलेट द एरर इन कंप्यूटेड एरिया। सो डू यू नो द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होती है। मैं उसी को क्या लिख सकता हूं, दिस इज डेल्टा ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 2d इंटू डेल्टा डी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगी पाई बाई 2 इंटू 160 इंटू डेल्टा डी 0.05। चेक कर लो कितनी आ रही है। सो वी कैन फाइंड आउट,
ये आ जाएगी पाई मल्टीप्लाइड बाई 160 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अपॉन 2 and this value comes out as 12.56 प्लस माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर। देखो कोई आंसर मैच किया इसमें? 12.6 मीटर स्क्वायर है। मैंने आपको बोला ना कि नियर बाय हमेशा लेके चलना है, कभी भी अगर ऐसा है तो। अब यहाँ पे देखो 12.6 मीटर स्क्वायर है, सी आंसर मैच कर गया। सो वी हैव सी आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 भी आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तब भी आप आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होना चाहिए था बेसिकली कंपास सर्वेइंग में और ट्रेवर्स सर्वेइंग में। ठीक है, पढ़ो जरा इसमें। देयर आर 10 इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस ऑक्यूपाइड इन सक्सेशन ड्यूरिंग अ ट्रेवर्स सर्वे। सक्सेशन का मतलब समझ में आया? एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा। आप समझो यहाँ पे ऐसे, ये एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन, सातवां लाइन, आठवां लाइन, नौवां लाइन, ठीक है, और ये है यहाँ पे 10वां लाइन। ठीक है, सो मान लीजिए कि 10 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखा है? देयर आर 10 इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस ऑक्यूपाइड इन ट्रेवर्स सर्वे एन ऑब्जर्वर मेक्स। अच्छा, क्लोज कहीं पर लिखा नहीं है तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 ऐसा है। ठीक है, अब जरा सोचो, लिखा है एन ऑब्जर्वर मेक्स इक्वल एरर इन ईच स्टेशन। तो उसने क्या किया? स्टेशन 1 पे एरर किया, कितना? डेल्टा थीटा का। ठीक है, और यहां भी किया डेल्टा थीटा। तो बताओ, जब पहले में ही बियरिंग में एरर आ गई है डेल्टा थीटा, तो दूसरे में एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा थीटा इसका खुद का भी है और पहले वाला भी था, तो इस टोटल कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा थीटा। अब बताओ, थर्ड पे अलग से डेल्टा थीटा है और 2 पहले का भी था, तो कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा थीटा। उस तरीके से 4 डेल्टा थीटा। 10th पे कितना हो जाएगा? 10 डेल्टा थीटा इज द error on the 10th one। अब इसको पूरा पढ़िएगा, लिखा है there are 10 instrument stations occupied in succession during a traverse survey. An observer makes an equal error in each station, the magnitude of which is delta theta in each instance at all the station. What is the probable error of the final bearing at the end of traverse? सिर्फ ये पूछा ना कि एंड ऑफ ट्रेवर्स पे क्या होगा। यहां से शुरुआत करेंगे तो आखिरी में कितनी आएगी प्रोबेबल एरर, वो निकाल लिया हमने। ठीक है, सो इसको निकालने के लिए हमने यहां से इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब इस प्रोबेबल को आप उससे रिलेट मत करना है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर देते हैं ना, वो क्या करते हैं, डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा थीटा स्क्वायर को 10 बार लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये तो आ गई रूट ऑफ 10 इंटू डेल्टा थीटा आ गई है, जो कि गलत है। कहीं पे बोला कि सब कुछ सम करो, वो तो तब करते हो ना, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट कब करते थे? जब एक्स और वाई को ऐड करते होते थे तब। क्या कहीं पे बोला कि ऐड करो? नहीं बोला, तो फिर क्यों कर रहे हो? गलत कर रहे हो ना। ठीक है, सो हियर सिर्फ ये पूछ रहा है कि सक्सेशन में करने से आखिरी पे क्या एरर आएगी, ये पूछा है। अगर ऐसा पूछा ना कि इसके सम पे क्या एरर आएगी, तब मैं वही काम करता जो आप सोच रहे थे। अभी यहां पे सम बोला ही नहीं है, सिर्फ पूछा कि सक्सेशन में सर्वे करेंगे तो आखिरी में क्या एरर है, सिंपल 10 थीटा थीटा। आप सोचो ना कि एक लाइन है, उसमें 2 डिग्री का एरर कर दिया, तो ए से स्टार्ट किया और 2 डिग्री का एरर कर दिया, तो बी पे तो पहले से ही 2 डिग्री का एरर है ना, और बी से स्टार्ट करोगे तो 2 डिग्री का एरर पहले से, और जो उस पे एरर करोगे वो अलग से आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि इसका पहले से एरर था, इस पे गए थोड़ा और एरर आ गया, इस पे गए थोड़ा और बढ़ते 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 आखिरी पे 10 डेल्टा थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ए, दैट इज प्लस माइनस 10 डेल्टा थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 वर्कआउट करो, 11 एंड 13।
क्वेश्चन नंबर 11। सो अगर 11 को देखो तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि S इज इक्वल टू 230.98 होल डिवाइडेड बाई 83.4 लिखा गया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर इन S। आपको समझ में आया? मैक्सिमम एरर चाहिए तो इसमें तो x और y आपको समझ में वैसे ही आ चुका है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस वन इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y। सो पहले तो आप ये बता दो, मैक्सिमम पूछा गया है तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसकी डेल x वैल्यू क्या होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो आई विल राइट प्लस माइनस 0.005 और यहां पे क्या लिख सकते हो, दिस डेल y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 पॉइंट, एक डिजिट है सो 0.05, यही हो जाएगी ना। अब यहां से पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द मैक्सिमम एरर, सिर्फ इतना ही पूछा है, s में मैक्सिमम एरर क्या है। तो आप याद करो डिवीजन वाले में जब s इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होती है तो मैक्सिमम एरर की वैल्यू क्या थी, दिस इज डेल s इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x अपॉन वाई प्लस x डेल y अपॉन वाई स्क्वायर, यही तो थी डिवीजन वाले में। सो रिजॉल्व कर लो, सब कुछ की वैल्यू आपको मालूम है। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज डेल x की वैल्यू 0.005 अपॉन y की वैल्यू 83.4 प्लस x की वैल्यू 230.98 मल्टीप्लाइड बाई डेल y कितनी है 0.05 डिवाइडेड बाई 83.4 स्क्वायर। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो दिस इज 0.005 अपॉन 83.4 प्लस दिस इज 230.98 multiplied by 0.05 whole divided by 83.4 square and this value comes out, ये आ रही है 1.72 into 10 to the power minus 3. This is the value coming. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम एरर निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इफ अ कंप्यूटेड वैल्यू s इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 583.2 प्लस 431.89, ये है वैल्यू। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड प्रोबेबल एरर इन s एंड शो द रेंज ऑफ s ऑल्सो। अब इस केस में ना आपको मैक्सिमम प्रोबेबल दोनों ही वर्कआउट करना है। सो मैं मैक्सिमम और प्रोबेबल एरर वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों की, ये है वैल्यू ऑफ x और इन दोनों की वैल्यू पहले ex निकालें, डेल x की वैल्यू निकालें तो आप लिखोगे डेल x कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 0.05। सिमिलरली ex निकालें तब कितनी होनी चाहिए, आप लिखोगे प्लस माइनस 0.025। अब देखो इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी y और y के हिसाब से ये वैल्यू I can write del y is plus minus 0.005 और ये हो जाएगी ey that is plus minus 0.0025। अब एक करके दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। So let's calculate the first part. We will calculate the maximum error and maximum range, दोनों ही निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले अगर मैक्सिमम एरर की बात करूं तो इसमें कितना लिखना चाहिए, प्लस माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई, यही हो जाएगी डेल एक्स प्लस डेल वाई विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स की वैल्यू 0.05 प्लस 0.005, कितना ले हो जाएगी ये, प्लस माइनस 0.055, ये आ जाएगी मैक्सिमम एरर।
अब वहीं पे मैं पूछूं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, सो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको याद होगा कि ये s प्लस माइनस डेल s होनी चाहिए। अब एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। अब डेल s मालूम और आपको s की वैल्यू भी मालूम, तो s की वैल्यू अभी पहले निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है। देखो ये आ रही है 583.2 प्लस 431.89, 583.2 plus 431.89, and this value comes out 1015. So this is 1015.09. इसको यहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1015.09 प्लस माइनस 0.055। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, माइनस कर लोगे, दिस माइनस 0.055, इसकी वैल्यू आ रही है, दिस इज 1015.035 और ये आ रही है 1015.09 प्लस 0.055 और ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 1015.145, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख लो ये तरीका होता है, पहले हमने क्या किया, एरर निकाला, फिर उसका रेंज निकाल लिया। यही काम करेंगे हम लोग प्रोबेबल के लिए भी। तो इसका सेकंड पार्ट देख लो, बी पार्ट, बी प्रोबेबल एरर एंड रेंज। सो अगर मैं प्रोबेबल एरर निकालूं ES, तो इसकी वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी रूट ऑफ EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0025 स्क्वायर, सॉरी 0.025 है, 0.025 स्क्वायर प्लस 0.0025 स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.0251। ठीक है, अब यहां से अगर इसका रेंज निकालें, प्रोबेबल रेंज निकालें, तो ये हो जाएगी कितनी, दिस इज S प्लस माइनस ES, इसकी वैल्यू लिख लो, तो ये हो जाएगी 1015.09 प्लस माइनस 0.0251। अब इसकी अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखें, तो मैं यहां पे सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू लिख देता हूं, कितनी हो जाएगी, लेट्स कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू। सो 1015.09 प्लस 0.0251। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं पहले, सो दिस आई एम राइटिंग द मैक्सिमम किया, तो ये आ रही है 1015.1151 और इसी में माइनस कर लो। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज कमिंग 1015.0649। आप देखो ये आ रही है इसकी रेंज। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निक थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एरर एंड देन द रेंज ऑल्सो। अब पहले तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पहले आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलो अब यहां से ना, अब हम लोग यहाँ पे जो रेंज आपने कैलकुलेट किया है ना, यू कैन शो दिस रेंज टू द नंबर लाइन आल्सो, कि वो ट्रू वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी। दो अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं उसी को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं। लुक एट दिस, ये है नंबर लाइन और ये है वो वैल्यू जो हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट करके लिखा था, दिस इज 1015.09। ये वैल्यू है जो कैलकुलेटेड है, लेकिन इसके अंदर कुछ एरर्स हैं
और जो एरर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मिनिमम, तो मिनिमम के हिसाब से पहले देखो तो जो मैक्सिमम आई, जो प्रोबेबल मिनिमम आई है वो है 1015.0649 और इसी की जो मैक्सिमम आई है दिस इज 1015.1151, ये प्रोबेबल है। और जो मैक्सिमम आ रही है वो मैक्सिमम में मिनिमम, मैक्सिमम एरर की जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज 1015.035 और ये हो जाएगी दिस इज 1015.145। ठीक है, सो आई विल शो यू कि ये यहाँ पे रेंज जो देख रहे हो दिस इज प्रोबेबल रेंज, और वहीं पे ये जो रेंज देख रहे हो दिस इज द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, मैक्सिमम रेंज। आप देखो प्रोबेबल के हिसाब से ट्रू वैल्यू इन्हीं दोनों बीच के वैल्यू के बीच में लाइक करती है। प्रोबेबल के हिसाब से जो ट्रू वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाइक करती है। द एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यू कैन ओनली गिव द रेंज। और मैक्सिमम के हिसाब से जो ट्रू वैल्यू है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में लाइक करती है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कंप्लीट कर लो, इसे बना लो। आप जो भी आपने कैलकुलेट किया उसको मैंने नंबर लाइन पे दिखाया है, बना लीजिए अब। मुझे लगता है इसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं, ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आपको सबसे पहले याद दिलाता हूँ कि हम लोगों ने शुरुआत किया था पिछली क्लास में ही एरर्स एंड एक्यूरेसी, उसका कुछ पोर्शन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, रिमेनिंग पोर्शन आज डिस्कस किया। तो ये चैप्टर एक्यूरेसी एंड एरर यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको इंडेक्स में लिखा रखा है वो है प्लेन टेबल सर्वे। लेकिन उससे पहले एक और भी टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इसी के बीच में। ठीक है, और वो है मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट। क्या है कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था ना, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। सबसे पहली क्लास में आपने जो शुरुआत में हमने स्टार्ट की थी तो आपने देखा था चेन सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद फिर आपने देखा कंपास इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद फिर आपने देखा थियोडोलाइट। ये सब खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वे में कई सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता रहता है और आपके एग्जाम में आता भी है। तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट का एक अलग से मैं डिटेलिंग आपको देता हूं। ठीक है, करना क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नोट प्रिपेयर करते चले जाना है। मैं आपको समझाता चलूंगा एक एक लाइन का कि सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा होता है इंस्ट्रूमेंट, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट बनते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो इस चीज को भी अलग से देख लेते हैं जिसको मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाता हूं। तो आपने नोट तैयार रखिए, अलग से एक टॉपिक, इनफैक्ट जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स में ही कुछ चीजें मॉडिफाई कर लो। मैं आपको जो पहली क्लास में इंडेक्स लिखाया था, जरा अपने पेज को टर्न कीजिए और उसमें देखो सबसे पहले वाले पेज पे आपने जो इंडेक्स लिखा है उसमें चैप्टर नंबर 5 पे लिखा था लेवलिंग एंड कंटूरिंग, उसमें प्लस करके ऐड कर लो एरिया वॉल्यूम भी मैंने उसी में डिस्कस कर दिया था। तो एरिया वॉल्यूम इज ऑलरेडी डिस्कस देयर, एक मॉडिफिकेशन। दूसरा ये है कि जहां पे आपने अभी भी लिखा है उस चैप्टर के लिस्ट में देखो एक्यूरेसी एंड एरर एक चैप्टर है, उसी में लिख दो प्लस मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंडेक्स में लिख लिया आपने, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लेना जरूर। ठीक है, और अब जो आपका नोट है एक्यूरेसी एंड एरर का, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इसी के नेक्स्ट में एक अलग से अब हेडिंग दे दो मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट, और जिसको मैं अभी प्रेजेंटेशन के साथ दिखाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहां से इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन। अब आपको इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैं समराइज कर देता हूं कि आपने सबसे पहले चेन सर्वे के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखे हैं, फिर आपने कंपास सर्वे के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखे हैं, उसके बाद आपने लेवलिंग के लिए थियोडोलाइट पढ़ रखा है, और इसके बाद फोर्थ नंबर पे अब मैं आता हूं ईडीएमआई, और इसके अलावा और भी कई सारे हैं, कंटिन्यूएशन में देखते चलेंगे। तो फोर्थ आप देखो यहाँ पे ईडीएमआई है, फुल फॉर्म से स्टार्ट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कई बार इसको ईडीएम भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे देखो दिस ईडीएमआई की बात करते हैं तो ये सब मिला के 3 टाइप के होते हैं ईडीएम। सो वी हैव द माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, जो माइक्रोवेव का यूज कर रहा है वो हो जाएगी माइक्रोवेव। उसके बाद इंफ्रारेड का अगर यूज करी तो वो जाएगी इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, और तीसरी है लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 टाइप की ईडीएमआई होती है।
इंस्ट्रूमेंट किसी भी टाइप का हो, हर एक में एक्यूरेसी का जिक्र जरूर होता है। आपकी जानकारी के लिए, आपने सर्वे में जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं उन सब में आपने एक चीज कैलकुलेट किया है, एरर, एक्यूरेसी का जिक्र किया है हर एक जगहों पे। तो जब ईडीएमआई की बात आती है तो यहां पे भी उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी की बात होती है और उसका एक रिलेशन दिया गया है जो आप यहां पे देख सकते हो। एक्यूरेसी ऑफ ईडीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस ई एम एम प्लस माइनस पी एम एम पर किलोमीटर। अब ये जो दो पैरामीटर है ना, ई और पी, ये दो इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट कांस्टेंट्स, इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। क्या इसका मीनिंग है वो आप देख लो यहां पे। फर्स्ट वन इज ई, दैट इज स्टैंडर्ड एरर डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ द फेज। इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स है, एज इट इज याद रखिएगा। दूसरा है P, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडुलस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां से जो हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, सो यहां पे तीन टाइप के हैं, एक एक करके मैं आपको तीनों ही समझाता हूं। सो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दिस, जो कि माइक्रोवेव है। सेकंड देखेंगे इंफ्रारेड, और तीसरा देखेंगे हम लोग लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखो, फर्स्ट इज हियर माइक्रोवेव। देखो नाम है माइक्रोवेव, इसका मतलब यह हुआ कि माइक्रोवेव का यूज किया जा रहा है। तो आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट में सेंसर है, ठीक है, कहीं से इमेज हो रही है और डिस्टेंस का मेजरमेंट कर पा रहे हो आप इससे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। यहां देखो, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेक यूज ऑफ द माइक्रोवेव। ठीक है, दे आर लाइट एंड हाईली पोर्टेबल, दे आर लाइट एंड हाईली पोर्टेबल। इट कैन वर्क इन डे एंड नाइट एज वेल। अब आप बताओ कि लाइट की जब बात होती ना तो सिर्फ डे टाइम पे वर्कआउट होती, ठीक है, क्योंकि नाइट पे तो अंधेरा होता है तो उसके इसमें टेक्निक लगाना पड़ता है। तो यहां पे लाइट है ही नहीं, ये क्या है, सिर्फ माइक्रोवेव है, तो आप इसे डे नाइट किसी भी टाइम पे यूज कर पाओगे। ठीक है, और इसी का एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, दैट इज टेल्यूरोमीटर। अब ये टेल्यूरोमीटर क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक फोटो भी हमने यहां पे दिखा रखा है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द कंट्रोल पैनल ऑफ टेल्यूरोमीटर, और ये जो देख रहे हो ये इसका सेंसर, ये यहां से सेंस करेगा वो माइक्रोवेव के वेव्स को। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ एक एक करके समझते चले जाओ। सबसे पहला, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस इन जियोडेटिक सर्वे विद हाई एक्यूरेसी। मतलब कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उस जियोडेटिक सर्वे में आप हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ आप डिस्टेंस का मेजरमेंट आसानी से कर पाते हैं। क्या है कि माइक्रोवेव होने के कारण, ठीक है, हमने बताया कि डे और नाइट किसी भी टाइम पे वर्क कर सकते हो। एक और पॉइंट देखो, ये बेस्ड है रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव के बेसिस पे, मतलब कि इमिशन एंड रिफ्लेक्शन, इमिशन और उसके बाद रिफ्लेक्टेड को फिर से ये रीड करेगा। सो ये रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव पे बेस्ड है। और तीसरा देखो, इट वर्क्स इन द रफ टेरेन। अब रफ टेरेन का मतलब वैसे आप समझ लीजिए, आप खुद ही बताओ कि जब ये वेव पे वर्क कर रहा है तो ग्राउंड टेरेन कैसा भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो रफ हो या फिर रफ नहीं हो, हर एक केस में वर्कआउट करेगा। इसका एक रेंज भी है जो आप यहां पे देख सकते हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी वर्क करता है और इसकी रेंज होती है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक आप इसको यूज कर पाएंगे। ये हुआ एक टाइप का। तो हमने आपको जो एग्जांपल दिखाया इसका नाम है टेल्यूरोमीटर, जो कि एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है। दिस वाज द फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं इसी का सेकंड। सो लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ EDMI। यू कैन सी इट इज इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या बेस है, पिछली वाला क्या था, माइक्रोवेव पे, ये है इंफ्रारेड पे। सो यहां देखो, इन दिस इंस्ट्रूमेंट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड। ठीक है, पॉइंट्स जो मैं आपको बोलते चला जा रहा हूं ना, उसको आप, मैंने आपको बोला था कि लिखते भी चले जाना है, तो आप वीडियो को पॉज करके हर एक पॉइंट्स को लिखिएगा जरूर। ठीक है, देखो दिस इंस्ट्रूमेंट, देखो इन दिस इंस्ट्रूमेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड। ठीक है, the prism reflectors are used at the end of line of the measurement. These instruments are light and economical, can be mounted on electronic theodolite. अब आपके सामने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, ये पूरा थियोडोलाइट है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा EDMI है, इलेक्ट्रॉनिक, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के ऊपर हम लोग माउंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसी का एक एग्जांपल है डिस्टोमैट। अब डिस्टोमैट को कई सारे वर्जन होते हैं, कई सारे वर्जन आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल हमने यहां पे दिखाया डिस्टोमैट में। आप कुछ पॉइंट्स सिर्फ देख लो इस डिस्टोमैट का। सबसे पहला, द डिस्टोमैट इज ए स्मॉल कॉम्पैक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस पर्टिकुलरली यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, सबसे कॉमनली डिवाइस है ये। आगे देखो, इट कैन मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम 20 मीटर टू 150 किलोमीटर। रेंज देख रहे हो, पिछले वाला कितना 100 किलोमीटर था, इसमें कितना है 20 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक वर्क करता है। ये हमारा इंफ्रारेड वेव से रिलेट होता हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब इसी के थर्ड टाइप पे, जो कि लाइट वेव पे बेस्ड थी। सो आई विल शो यू द थर्ड टाइप ऑफ
थर्ड टाइप ऑफ EDMI दैट इज लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स देख लो और यहां देखिए इसमें These instruments rely on propagation of the modulated light waves। तो पहले तो आपको ये समझना है कि नॉर्मली अगर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे ना तो सिर्फ डे टाइम पे ही यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आप नाइट पे भी यूज करना चाहते हो तो उस केस में हमें एक टेक्निक यूज करना पड़ता है, ठीक है, और वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। नाइट पे सिर्फ मरकरी लैंप के थ्रू हम लोग यूज कर पाते हैं। आगे चलते हैं, इसी में ही कुछ और पॉइंट्स हैं, देखो क्या लिखा है। These instruments rely on propagation of the modulated light waves। इसका एग्जांपल है जियोडीमीटर, ठीक है, जियोडीमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बाय मींस ऑफ लेजर। लाइट वेव्स पे है ना, लेजर पे बेस्ड है ये। इसकी रेंज होती है 5 किलोमीटर डे लाइट में, ठीक है, 5 किलोमीटर डे लाइट में, क्योंकि आप सिर्फ सन रिफ्लेक्टेड लाइट्स को यूज कर रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर मरकरी लैंप यूज करोगे तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, 25 किलोमीटर से ज्यादा भी आप मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके पॉइंट्स को लिख लीजिए, मैं आपको तीनों का एक एक करके यहीं पे शो कर दे रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले इसको पॉज करके आप लिख लो इसके पॉइंट्स को, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दिस वन, इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट। फिर थर्ड है लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, इसकी एक्यूरेसी का जिक्र हमने कर दिया है। तो ये था फोर्थ पार्ट जो कि EDMI है। EDMI बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो उतना ही डेप्थ में जाना जितना में आपका एग्जामिनेशन जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस डेप्थ तक जाएंगे उतना ही तक जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उतना तक हमने आपको बता दिया है, इन सबको याद रखना है, नोट्स प्रॉपर बना लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कई सारे इंस्ट्रूमेंट है छोटे मोटे, और सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना एक पर्पस है, वो सब हम लोग समझते चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। अब यहां से देखो, हमने एक अलग से हेडिंग लिखा है दैट इज सम अदर इंस्ट्रूमेंट, और सभी का क्या है पर्पस, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अब आप नोट्स भी साथ में बनाते चले जाइएगा। अब देखो, पहले समझो। थियोडोलाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन सी द थियोडोलाइट एंड थियोडोलाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसका क्या पर्पस है, यहां से देखो। जब हम लोग थियोडोलाइट की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल टू फाइंड द RL ऑफ पॉइंट्स। हम लोग वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं और RL को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट इसमें अलाउड होती है। तो आपको याद होगा टेलीस्कोप में वर्टिकल मूवमेंट भी होती थी और टेलीस्कोप में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होती थी, दोनों मूवमेंट थी। साथ में लीस्ट काउंट 20 सेकंड्स की है। तो आप थियोडोलाइट तो वैसे भी पढ़ चुके हो डिटेल में, ठीक है। मैंने इस लिस्ट में सारे इंस्ट्रूमेंट रख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलो, डंपी लेवल। अब डंपी लेवल ना एक आप समझ लो कि थियोडोलाइट से पहले वाला वर्जन है, जब थियोडोलाइट नहीं था, ठीक है। थियोडोलाइट काफी बाद में आया, उससे पहले लोग डंपी लेवल का यूज किया करते थे। तो डंपी लेवल में क्या था ना कि हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होती थी लेकिन वर्टिकली मूवमेंट नहीं होती थी। मतलब टेलीस्कोप कैन मूव हॉरिजॉन्टली बट इट कैन नॉट मूव वर्टिकली। अब इसके कुछ और भी पॉइंट है, आप पहले देखो फोटो यहां पे कि ये है डंपी लेवल, एक कंपास इंस्टॉल्ड है वहीं पे, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिखाई देगा कि द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज पॉसिबल बट वर्टिकल मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे देखो पॉइंट्स को, यहीं पे यूज्ड टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। कंपास इज ऑल्सो अटैच्ड इन दिस, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखो, वर्टिकल मूवमेंट, देखो नो वर्टिकल मूवमेंट ओनली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये वाली पॉइंट को ना आपको ध्यान से लिख लेना है, ठीक है। तीसरा आगे देखो कि एडजस्टमेंट इंक्लूड्स, अब एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब टेम्पररी एडजस्टमेंट थियोडोलाइट की जैसे होती थी। आपको याद होगा थियोडोलाइट में तीन स्टेप्स है, क्या थी, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड पैरेलक्स रिमूवल। ठीक उसी तरीके से डंपी लेवल में सेंटरिंग का प्रोसीजर ही नहीं है। आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, लेवलिंग एंड फोकसिंग। लेवलिंग एंड फोकसिंग है, सेंटरिंग नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे या वर्कबुक सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये पूछा गया है कि 2 स्टेप्स, मतलब कि फॉर अ डंपी लेवल द सेंटरिंग एंड लेवलिंग आर द प्रीरिक्विजिट वर्क। नो, सेंटरिंग इज नॉट देयर, ओनली लेवलिंग एंड फोकसिंग आर द प्रीरिक्विजिट फॉर डंपी लेवल, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो यहां देखो एडजस्टमेंट इंक्लूड्स लेवलिंग एंड फोकसिंग। आगे देखिए यहां पे, वहीं पे नो सेंटरिंग इज रिक्वायर्ड, इस पॉइंट को अलग से भी लिखा हमने। और वहीं पे देखो यहां पे मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है, आपको याद है ना, लाइन ऑफ साइट एडजस्ट करते थे आप, ठीक है। तो यहां पे मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। सो यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट देखा, पहला थियोडोलाइट और दूसरा डंपी लेवल। आप ना इसको बहुत ही प्रॉपर्ली नोट बनाना, आपको एग्जाम में, स्पेशली ईएस के एग्जाम में और अदर पीएसयूज में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ना
इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा नजर आएंगे। ईएस का भी जब प्रीवियस ईयर आप वर्क देखोगे ना, तो उसमें एक चैप्टर ही हमने अलग से रखा है इंस्ट्रूमेंट का, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट पूछे गए हैं जो एक साथ रखा हुआ है, उसको आप सॉल्व करोगे, सारे पॉइंट्स आपको तुरंत याद आने लगेंगे। तो प्रॉपर नोट्स बनने के जिस तरीके से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, डू इट नाउ। यहां देखो सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स में अभी तक मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट बताए, थियोडोलाइट एंड डंपी लेवल। पॉज करके लिख लीजिए। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। अब देखो अगला क्या है, ऑटो लेवल। अब पहले ये समझो कि डंपी लेवल का ही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जिसको बोलते हैं ऑटो लेवल। डंपी लेवल जो होती है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। सो नाउ यू कैन सी, यूज्ड टू फाइंड एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट, ऑटो लेवल इज यूज्ड टू फाइंड एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट। और वहीं पे देखो ऑटोमेटिक डंपी लेवल विथ हाई एक्यूरेसी। तो आप पहले ये जान लो कि हम लोग जब डंपी लेवल की, ऑटो लेवल की बात करते हैं ना, तो ऑटो लेवल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहां पे ये है कि दिस इज यूज्ड फॉर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी डंपी लेवल से ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा यूज में आता था। ठीक है, आगे देखो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था डंपी लेवल में, उसमें कहती है मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, यहां पे क्या है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट। और वहीं पे देखो इट इज ऑल्सो नोन, इट इज नोन फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये बात मैं अभी भी आपको बता दिया। ठीक है, आप इसका फोटो भी देखिए सामने, ऑटो लेवल, ये कुछ है ऑटो लेवल, शायद आपने ये देखा भी हो, कॉलेजेस वगैरह में आपने शायद देखा होगा। थियोडोलाइट एंड ऑटो लेवल तो रखते ही हैं जनरली। ठीक है, तो लेवलिंग के आपको मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया, आपने थियोडोलाइट देखा, आपने डंपी लेवल देखा, आपने ऑटो लेवल देखा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हैं। मैंने बोला ना कि जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे मैंने मैक्सिमम को इंक्लूड कर दिया इस स्लाइड में। ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली इसका नोट बनाते चलिए। सो ये हो गया ऑटो लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका नाम है प्रेम्बुलेटर्स। अब ये प्रेम्बुलेटर है क्या, आप इस पहले फोटो को देखो और खुद ही सोचो कि इसका क्या यूज होना चाहिए। तो आपको एक व्हील नजर आ रही है और एक रॉड नजर आ रही है। ठीक है, और वहीं पे देखो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी वहीं पे लगी हुई है। ठीक है, तो होगा क्या कि आप इसको होल्ड करते हो पहले हैंडल को और व्हील को मूव कराते हो ग्राउंड पे। सो जितनी रोटेशन मूव करेगी ना, ये उसके बेसिस पे प्रेम्बुलेटर विल गिव यू व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवल्ड। तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट का एक डिवाइस है। आप यहां पे देखो यूज्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट एंड आगे देखो अटैच्ड विद अ सिंगल व्हील। द पॉइंट सिंगल व्हील इज इंपॉर्टेंट हियर, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेम्बुलेटर में हाउ मेनी व्हील्स आर अटैच्ड, जस्ट सिंगल व्हील। Clear to you? So just write in your note. Next we'll move to the next part. देखो अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन रेंजर। अब मैं लाइन रेंजर का जो आगे डिस्कशन करूं उससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं। डू यू रिमेंबर इन चेन सर्वे यू हैव स्टडीड द रेंजिंग प्रोसेस, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट ऑल्सो नोन एज द रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो रेंजिंग रॉड को आपस में एक रेंजिंग रॉड, दूसरा रेंजिंग रॉड, तीसरा रेंजिंग रॉड, और आप उस लाइन रेंजर से आप उसे एक लाइन ऑफ एक्शन पे लाते थे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड देयर टू मेक ऑल द रेंजिंग रॉड इन अ सिंगल लाइन ऑफ एक्शन, वो जो प्रोसेस होती थी उसको रेंजिंग बोलते थे, और इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते थे वो थी लाइन रेंजर। आप यहां पे देखो दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट हियर। इस इंस्ट्रूमेंट में 2 प्रिज्म लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यहां पे देखो एक प्रिज्म यहां पे लगी हुई है और एक प्रिज्म इसके नीचे लगी हुई है। ठीक है, 2 प्रिज्म लगे हुए हैं, यहां से होल्ड करने का फंक्शन होता है और इससे देखी जाती है। ठीक है, सो आप देखो यहां पे यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट इन अ लाइन, जिसको रेंजिंग प्रोसेस कहा जाता है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट 2 प्रिज्म्स, 2 अलग अलग प्रिज्म का यूज होता है इसमें। ठीक है, ये था लाइन रेंजर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बॉक्स सेक्सेंट। ये बॉक्स सेक्सेंट क्या है, ये भी एक डिवाइस है जिससे आप एंगल का मेजरमेंट लेते हो। ठीक है, अब आप यहां पे देखना बॉक्स सेक्सेंट है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 मिरर्स लगी हुई है और जो एंगल मिरर्स के बीच की है ना, उसी के थ्रू आप टोटल एंगल सेट कर पाते हो। क्या है कॉन्सेप्ट, आप यहां पे देखो, पहले ही समझ लो। बॉक्स सेक्शन एक छोटी सी बॉक्स की तरह दिखाई दे रही है ना, और एक जगह देखने का ऑप्शन है उसमें, तो ये कहलाती है बॉक्स सेक्शन। यहां देखो इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। ठीक है, 2 एंगल के लिए यूज होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आगे देखो यूज्ड टू चेक एन एंगल मेजर्ड बाय द अदर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इन चेन सर्वे। जैसे कि मान लो कि चेन सर्वे में आपने एक किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपने एंगल का मेजरमेंट लिया, तो वो करेक्ट है कि नहीं इसका पता लगाओगे कैसे, तो हम लोग बॉक्स सेक्सेंट का यूज करते हैं और उसके थ्रू चेक कर लेते हैं, अगर चेक करने की जरूरत पड़ी तो। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि आप चेक करते हो, जब बहुत हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ आप सर्वे करते हो ना, उस केस में आप चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करोगे, बॉक्स सेक्सेंट। ठीक है, आगे देखो यहां पे एंगल सेटअप, जो एंगल आप सेट करोगे ना वो मिरर्स के बीच की एंगल का डबल होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि 2 मिरर्स लगी होती है,
दोनों मिरर्स के बीच की जो एंगल है ना उसका जस्ट डबल होगा ग्राउंड पर सेटअप। जैसे मान लो मैं बोलूं कि दो मिरर्स के बीच की एंगल है 30 डिग्री, तो आप ग्राउंड पर 60 सेट कर पाओगे। ये होता है इसका फंक्शन। तो थीटा अगर मिरर्स के बीच का एंगल है तो टोटल कितना बनेगा 2 थीटा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं ना सब कट टू कट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में नजर आ सकते हैं। पास्ट ईयर जो पूछे गए हैं उसमें भी नजर आ सकते हैं, जो आगे पूछे जाएंगे वहां भी आपको नजर आ सकते हैं। तो इसको एज इट इज नोट बनाते चले जाओ आप। आगे देखो यहां पे मैंने बताया एंगल सेटअप इक्वल टू 2 into एंगल बिटवीन द मिरर्स। राइट इट डाउन नाउ। दिस 5th and 6th वन। लंबा लिस्ट है तो आप बनाते चलिए अभी। नेक्स्ट अब देखो अगला इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है एबनी लेवल। सो पहले आप देख लो दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबनी लेवल। और एबनी लेवल है क्या, यहां देखो एबनी लेवल इट इज टाइप ऑफ क्लिनोमीटर। अब क्लिनोमीटर की बात हो रही है ना, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं और पहले मैं अगला इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करता हूं। लुक एट दिस 8th वन, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर है क्या? क्लिनोमीटर इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग विच यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ एनी एंगल ऑफ एनी स्लोप। जैसे मान लो ग्राउंड है, हमेशा हॉरिजॉन्टल तो होती नहीं है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो अगर इंक्लाइंड है तो कितनी एंगल है, उसकी थीटा वैल्यू क्या है, तो उसका मेजरमेंट जिस डिवाइस से करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनोमीटर। और आप यहां पे देखो दिस वन इज किलोमीटर यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ अ स्लोप और वर्टिकल एंगल। और ये रही क्लिनोमीटर, यहां पे देखो फोटो उसका एक दिखाई दे रहा है यहां पे दिस पार्ट। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली सेट करके 0 कर देते हैं और जितना भी एंगल आएगा फिर बबल को सेंटर पे करोगे तो हमें टोटल एंगल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसका तरीका होता है। अब ये क्लिनोमीटर से क्या हुआ, एंगल का मेजरमेंट हुआ। तो ध्यान रखना क्लिनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। आगे बढ़ो। अब वापस आते हैं इस पे एबनी लेवल पे। इट इज टाइप ऑफ क्लिनोमीटर, मतलब इसमें भी एंगल का ही मेजरमेंट हो रहा है। इट इज यूज्ड टू मेजर वर्टिकल एंगल एंड स्लोप ऑफ द ग्राउंड। यहां पे भी सेम ही पर्पस है लेकिन टेक्निक अलग है, अलग टाइप का डिवाइस है। मेजरमेंट इज टेकन बाय डबल वर्नियर इंस्टॉल्ड। अब इस चीज को ना यहां पे देखो, एक आपको इंस्ट्रूमेंट यहां पे दिखाई दे रही होगी। लुक एट दिस, ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रही है। इसको आप ग्राउंड पे रखते हो और वहीं पे देखो यहां पे एक वर्नियर लगी हुई है और उसके थ्रू आप पता कर लेते हो कि ग्राउंड की जो स्लोप है उसके एंगल क्या है। सो दिस वन इज द एबनी लेवल एंड दिस वन इज द क्लिनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नाउ वी हैव द इंस्ट्रूमेंट 9th वन। इट इज कॉल्ड एज द पेंटाग्राफ। अब ये पेंटाग्राफ क्या है, पहले यहां पे देखो आप। पेंटाग्राफ कई सारे आपको यहां पे ना स्ट्रिप दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रिप के साथ साथ कुछ पिन पॉइंट भी है। देखो एक पिन पॉइंट, दूसरा पिन पॉइंट, तीसरा पिन पॉइंट, ये इस तरीके से है। इसका ना एक ही यूज होता है। जैसे मान लो कि एक मैप है और मैप में कोई एरिया बहुत ही छोटी है तो उसका एरिया इनलार्ज करना चाहते हो आप, मतलब कि पेपर पे एक एरिया जो छोटी है और उसका इनलार्ज करके बड़ा एरिया बनाना चाहते हो आप, तो करते क्या, प्लॉटिंग करते हैं। तो ये जो देख रहे हो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी एक जगह के मैप पे अगर आप उसको अलाइंड करोगे ना, ठीक है, तो उसी कोरस्पॉन्डिंग सेम शेप का एक दूसरा एरिया बड़ा बन के आ जाएगा। मतलब कि इसका यूज क्या होता है, द यूज ऑफ दिस पेंटाग्राफ इज ओनली टू इंक्रीज इनलार्ज द एरिया और टू रिड्यूस द एरिया। मतलब कोई बड़ा एरिया है तो उसको छोटे में कन्वर्ट कर दो, छोटा एरिया तो, लेकिन पेपर पे, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लो कि एक मैप है आपके पास में, कोई एरिया है समथिंग, उस एरिया की साइज बहुत ही छोटी है, मेजरमेंट करने में नहीं बन रहा आपको, तो उसका शेप आप इंक्रीज करके चेक कर सकते हो। कैसे, पेंटाग्राफ यूज करो तो आप इसको छोटा सा उसके बस बाउंड्री पे एक एरो को लेके जाओगे ना आप, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी सी एरो से आपको लाइन पूरी मिल जाएगी। मतलब कि स्मॉल शेप विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू द बिगर शेप। ठीक है, अब उसी चीज को यहां पे देखो, पेंटाग्राफ यूज्ड टू रिड्यूस और एनलार्ज द गिवन फिगर। किसी भी फिगर को आप एनलार्ज या रिड्यूस कर सकते हो, यही इसका यूज है पेंटाग्राफ का। समराइज करो, ये भी एक क्लिनोमीटर, ये भी एक क्लिनोमीटर, ये क्लिनोमीटर एंगल का मेजरमेंट और ये टाइप ऑफ क्लिनोमीटर एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, और ये पेंटाग्राफ जो कि रिड्यूस और एनलार्ज करता है। आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। नेक्स्ट है, आगे देखो, नेक्स्ट है प्लानीमीटर। अब पहले तो आप ये जान लो कि प्लानीमीटर आपको ना कई सारे जगहों पे देखने को मिल सकता है, तो समझ लीजिए पहले प्लानीमीटर का मतलब क्या है। देखो, प्लानीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एरिया का मेजरमेंट करते हैं मैप पे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल याद में दिलाता हूं आपको। आपको याद है वो टॉपिक जो आपने पढ़ा था, मैप पे कोई एरिया है, रिड्यूस हो गई है। कैसे? क्योंकि पेपर की साइज कम हो गई। ठीक है, तो मैप से जो आपने एरिया निकाला, मेजर कैसे करोगे कि एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है मैप पे?
मैप पे किसी भी प्लॉट का एरिया मेजरमेंट कैसे करोगे? सो वी हैव द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ द एरिया ऑन एनी मैप कॉल्ड एज द प्लानीमीटर. इट इज यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ प्लॉट इन अ मैप. लुक एट दिस. ये रही उसकी फोटो. ठीक है. सो यहां से हम लोग एक्चुअली उसके टेक्निक के थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कितना है एरिया. आगे देखो नेक्स्ट है, ये 10th हो गया है प्लानीमीटर. नेक्स्ट चलेंगे, अगला है घाट ट्रेसर. घाट ट्रेसर, अब यहां पहले पढ़ो यहां पे, इट इज यूज्ड टू फाइंड द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं. टू द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए गिवन ग्रेडियंट. अब यहीं पे कुड टू लोकेट अ पॉइंट ऑन दिस ग्रेडियंट. अब दो यूज आप इसका समझो, या तो आप ग्रेडियंट को निकाल सकते हो या फिर उस ग्रेडियंट के ऊपर किसी पॉइंट को लोकेट किया जा सकता है. सो दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट वी हैव कॉल्ड एज द घाट ट्रेसर. मैंने आपको क्या बोला, आप हर एक का ऑब्जेक्टिव जो भी पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए ना, कट टू कट हर एक पॉइंट का नोट बनाते चले जाओ. ठीक है. नेक्स्ट है, अब देखो लेवलिंग स्टाफ. हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको लेवलिंग स्टाफ. लेवलिंग स्टाफ होती क्या है? एक मेजरिंग डिवाइस होती है लेवलिंग वर्क में, जिसकी हाइट 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर भी होती है. ठीक है. अब वहीं पे 5 mm उसकी लिस्ट काउंट होती है, और आप यहाँ पे देख सकते हो यही है ना, जिसका 3 पार्ट में, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा ऐसा निकल जाता है, एंड टोटल 3-4 मीटर हो जाते हैं. अलग अलग हाइट के आते हैं. वो सब पॉइंट्स लिख रखा है यहाँ पे. देखो, मेजरिंग डिवाइस यूज्ड टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट. ठीक है. लिस्ट काउंट होती है 5 mm, लेंथ होती है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर भी है. ठीक है. सो ये इस तरीके से है. इसको भी आप अपने नोट में मेंशन करो. चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे. दिस इज फैथोमीटर. अब यहां पे ना फैथोमीटर, आप समझना जरा, ये सब मैंने बोला ना सब रेयर इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को नजर आ जाएगा. ठीक है. तो इन सब का प्रॉपर नोट बनाते चलिए पर्पस के साथ. फैथोमीटर है क्या? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर इन हाइड्रोलिक सर्वे, जनरली इन ओशियंस. अब देखो फैथोमीटर का यूज करके हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर, अब वहीं पे अगर मुझे प्रोफाइल बनाना है कि सी बेड का प्रोफाइल कितना है, ठीक है, या फिर आप जब इसकी बात करते हो ना, मतलब कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात करते हो सी में, तो आप पोर्ट बनाते हो. ठीक है. लेकिन पोर्ट हमें कहाँ पे बनानी है? जहां पे बनानी है वहां पे डेप्थ क्या है, वहां पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो डेप्थ तो मालूम होना चाहिए. तो इन सबको पता कैसे करोगे? वी हैव द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो ये है फैथोमीटर, यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जनरली यूज्ड इन ओशियंस. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं आगे. देखो फिर है हमारे पास टेलीमीटर. ठीक है. आगे देखो नेक्स्ट इज टेलीमीटर. और टेलीमीटर यहां देखो, यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग इवेंट एट अ डिस्टेंस एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन बैक टू द ऑब्जर्वर पोजीशन. ठीक है. अब मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है टेलीमीटर, इसको यूज करके, एक देखो टेलीस्कोप की तरह दिखाई दे रहा है आपको, इसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कहीं डिस्टेंस पे कोई इवेंट हो रही है तो वो इस इवेंट को हम लोग पता लगा सकते हैं ये क्या इवेंट है. ठीक है. यहां देखो, यूज फॉर ऑब्जर्विंग इवेंट एट अ डिस्टेंस एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन बैक टू द ऑब्जर्वर. ठीक है. इट मेजर्स द डिस्टेंस ऑल्सो, कितने डिस्टेंस पे कौन सी इवेंट हो रही है उसको भी पता लगा सकते हैं आप. दैट इज टेलीमीटर. आगे देखो नेक्स्ट वन इज द प्राइस मीटर. ठीक है. अब यहीं पे देखो ये क्या है कि नाम है प्राइस मीटर, इसका प्राइस से रिलेट मत करना. ठीक है. ये बेसिकली प्राइस मीटर है, इसका यूज आप करते हो वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए. देखो क्या लिखा है, इट इज अ करंट मीटर यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है. करंट मीटर है यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. नेक्स्ट चलते हैं आगे. पहले आप इसका नोट बना लीजिए, लिख लो अपने नोट्स में प्रॉपरली. हर एक का पर्पस आपको पता होना चाहिए. सर्वेइंग में ना इंस्ट्रूमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप देखोगे जहाँ तक ईएस या फिर कोई भी स्टेट का पीएस यूज, उसमें गेट वाले एग्जाम में आपको रेयरली नजर आएगा इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. लेकिन बाकी सब में आपको इंस्ट्रूमेंट काफ़ी नजर आ जाएंगे. ठीक है. तो बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर लेना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. चलो नेक्स्ट है आगे. देखो वी हैव द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड एज द सब्सटेंस बार. अब सब्सटेंस बार का क्या है पहले आप समझना. सब्सटेंस बार शायद आपने यह नाम सुना भी हो, देखा भी हो कहीं. ठीक है. सब्सटेंस बार. अब सब्सटेंस बार क्या है पहले ये जान लो कि टैक्योमेट्री, आपको चैप्टर याद होगा, तो टैक्योमेट्री चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते थे. तो उसके कई सारे टेक्निक आपको याद होगा. स्टेडिया मेथड याद है ना. स्टेडिया मेथड, जिस तरीके से स्टेडिया मेथड होती है उसी तरीके से उससे पहले का टेक्निक है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस बार. हम लोग उसके थ्रू भी डिस्टेंस का मेजरमेंट कर पाते हैं.
अब आप यहां पे देखो, एक ट्राइपॉड है और इस ट्राइपॉड में सेंट्रल पॉइंट मार्क्ड है, यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं ये सेंट्रल पॉइंट है, और वहीं पे देखो एक टारगेट यहां है, दूसरा टारगेट यहां है। एक ट्राइपॉड के ऊपर ये जो बार लगी है ना, जिसपे 3 अलग अलग टारगेट्स दिखाए गए हैं, इस बार का नाम है सब्सटेंस बार। जब स्टेडिया मेथड नहीं हुआ करती थी तो हम लोग उस समय डिस्टेंस का मेजरमेंट इसके थ्रू लेते थे। हम लोग एक जगह पे थियोडोलाइट रखा और वहां से यहां का एंगल मेजर किया, यहां से सेंटर करते हुए, तो एंगल मेजरमेंट करके इस बार के थ्रू एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और उस ट्रायंगल को रिजॉल्व करके निकालते थे। तो आप समझो, सब्सटेंस बार इज बेसिकली टैक्योमेट्री टेक्निक इन व्हिच यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग दिस बार, इन व्हिच देयर आर 2 डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स नोन एज द टारगेट पॉइंट्स। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देखो। यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनड्यूलेटिंग टेरेन। तो कभी भी जब सब्सटेंस बार की बात आती है तो अनड्यूलेटिंग टेरेन में हम लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, अनड्यूलेटिंग टेरेन, ये हमने अंडरलाइन कर दिया, अनड्यूलेटिंग टेरेन। अच्छा, इससे मैं सब्सटेंस बार से एक और भी पॉइंट मुझे याद आया। एक और भी मेथड होता है टैक्योमेट्री में, जिसको बोलते थे हम लोग टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री। टेंजेंशियल कहने का मतलब क्या है, यह तब की बात है जब हमारे आईपीस में स्टेडिया की मार्किंग नहीं होती है या फिर टारगेट बहुत ही दूर होता है। जैसे मान लो, टेंजेंशियल मेथड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर मान लो कि स्टेडिया में क्रॉस हेयर में स्टेडिया की मार्किंग नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्टाफ के 2 अलग अलग पॉइंट पर रीडिंग ले लेते हैं। जैसे मान लो, एक टेक्निक समझो, दूर कहीं स्टाफ रखा है और यहां पे थियोडोलाइट है आपके पास में। अब मेरे पास सिर्फ क्रॉसहेयर है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, स्टेडिया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक मैंने 2 वेन्स पे, वेन का मतलब समझो कि स्टाफ है और स्टाफ के एक पॉइंट पे एक मार्किंग। अब जैसे मान लो 1 मीटर का है, 1 मीटर की मार्किंग जहां पे लिखी हुई है वहां पे, और 3 मीटर की मार्किंग लिखी हुई है वहां पे। मैंने क्या, थियोडोलाइट से 1 मीटर के लिए एक एंगल मेजर किया कि यहां से कितनी वर्टिकल एंगल आई, फिर 3 मीटर के लिए मेजर किया कितनी वर्टिकल आएंगे, तो हमें एंगल मिली ना, 1 मीटर वाली 1 मीटर वेन पे एंगल मिल गई, फिर 3 मीटर वेन पे एंगल मिल गई। और ये जो मेथड है, हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से स्टाफ के 2 अलग अलग वेन पे मैंने एंगल का मेजरमेंट ले लिया। सो दिस मेथड इन व्हिच वी आर मेकिंग 2 डिफरेंट ट्रायंगल। अब दोनों की एंगल अलग और स्टाफ की वेन की रीडिंग मालूम, तो मैं उसके थ्रू पता कर सकता हूं कि डिस्टेंस क्या है। तो ये जो डिस्टेंस निकालने का टेक्निक है, ये कहलाता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तब यूज करते हैं जब टारगेट स्टेशन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, या फिर स्टेडिया की मार्किंग आपके पास है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल क्रॉस हेयर अवेलेबल है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से मेजर करोगे ना, तो स्टेडिया से बहुत स्लो हो जाएगी। एक क्वेश्चन भी था आपके वर्कबुक में कि टेंजेंशियल मेथड और स्टेडिया मेथड को रिलेट करता हुआ, टैक्योमेट्री चैप्टर में। तो ध्यान रखो कि स्टेडिया मेथड से अगर आप जाओगे तो थोड़े फास्टर हो जाएंगे आप, और टेंजेंशियल से जाएंगे तो काफी स्लो हो जाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, एक बार यहां मेजरमेंट किया और S1 S2 S3 तीनों मिल गई स्टेडिया में। लेकिन टेंजेंशियल में क्या है, आपने एक बार x1 मीटर पे रीडिंग लिया, फिर एक बार फिर से टर्न किया, फिर x2 मीटर पे रीडिंग लिया, और 2 रीडिंग्स मिली और दोनों का ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हो। स्टेडिया में क्या करते थे, एक बार में 3 रीडिंग्स मिली एंड d इक्वल टू k प्लस c, कहानी खत्म। फास्टर कौन हुआ, स्टेडिया। स्लो कौन हुआ, टेंजेंशियल मेथड। ठीक है, सो मुझे ये अभी देखा तो मुझे याद आ गया, सब्सटेंस बार इज ऑल्सो अ टैक्योमेट्री टेक्निक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द टेंजेंशियल मेथड एंड स्टेडिया मेथड ऑल्सो। तो स्टेडिया आपने पढ़ रखा डिटेलिंग में, जो आपका कंसर्न था। टेंजेंशियल हमने आपको अभी भी सिखा दिया, और ये था ये हमारा सब्सटेंस बार। क्लियर टू यू? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो, अगला है पैरेलैक्स बार। अब ये पैरेलैक्स बार क्या है, तो आप ये समझो कि पैरेलैक्स के मेजरमेंट के लिए पैरेलैक्स बार यूज करते हैं। जब हम लोग आगे जो पढ़ना है वो है चैप्टर प्लेन टेबल, और उसके बाद है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री में एक टॉपिक भी आएगा पैरेलैक्स, तो ये पैरेलैक्स वहां पे भी यूज आएगा। तो समझिएगा पैरेलैक्स बार का यूज करते हैं पैरेलैक्स के मेजरमेंट के लिए। यहां देखो, पैरेलैक्स बार यूज टू कंपेयर द रिलेटिव हाइट्स। जैसे मान लो कि 2 अलग अलग बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, दूसरी एक और बिल्डिंग है, तो दोनों की पैरेलैक्स हम लोग पता करके आपस में कंपेयर कर पाते हैं कि दोनों की हाइट, किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी हाइट कम है। तो पैरेलैक्स के डिफरेंस से कैलकुलेट होता है। तो इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका यूज करके पैरेलैक्स कैलकुलेट होता है, जो हम लोग देखेंगे फोटोग्रामेट्री चैप्टर में भी। तो यहाँ देखो, इट इज यूज टू कंपेयर द रिलेटिव हाइट। ठीक है, एग्जाम्पल मैनमेड फीचर्स, नेचुरल फीचर्स etc। ठीक है, तो आप रिलेटिव हाइट के लिए पैरेलैक्स बार यूज करते हो। अगला देखो, इसी में अगला पॉइंट है, इट मेजर्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द देखो आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑल्सो
मतलब कि आप समझिए कि एक टावर यहाँ है और दूसरा टावर यहाँ है, तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशंस वर्टिकल प्लेन पे आप मेजरमेंट कर पाते हो, मतलब कि हाइट डिफरेंस ही तो हो गया। आगे देखो, बेस्ड ऑन द मिरर स्टीरियोस्कोप। अब यह मिरर स्टीरियोस्कोप क्या होता है, अब इसमें मिरर्स लगी होती है और उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अब बाकी जो स्टीरियोस्कोपी क्या होती है, ये स्टीरियो फोटोग्राफी आप पढ़ोगे फोटोग्रामेट्री में। तो बेसिकली अगर आप पैरेलैक्स बार को समराइज करोगे, सो इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फोटोग्रामेट्री टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट, ठीक है। कंपेयर करते हैं हम लोग, मिरर पे बेस्ड है। अब चलते हो, ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। इट इज टोटल स्टेशन। अब ये टोटल स्टेशन क्या है, टोटल स्टेशन क्या है, इसको जरा समझिए। अब ये तो एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है जो आपने कई बार सुन भी रखा है। टोटल स्टेशन है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनफैक्ट आप ऐसा भी कह सकते हो कि सबसे एडवांस डिवाइस है आज की डेट में, जिसका सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। किसी भी इंजीनियरिंग वर्क में जाओ, चाहे वो मेट्रो की प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड की प्रोजेक्ट हो, आपको ना टोटल स्टेशन दिखाई देगा। इससे हम लोग सारे मेजरमेंट्स कर पाते हैं, एंगल का कह लो, डिस्टेंस का कह लो, सब कुछ मेजरमेंट हो जाता है। आप देखो यहाँ पे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड ईडीएम। क्या है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, जो थियोडोलाइट आपने पढ़ा है उसी को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, एंड प्लस ईडीएम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, जिसको टोटल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक, या आगे देखो, integrated with the microprocessor, electronic data collector and storage system also। ये आप पहले इसको देखो, ये है आपका टोटल स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी है, इसमें एडीएम भी है। जो भी डेटा आप देखोगे ना किसी पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट पे, तो उसको पिक करके बस क्लिक करना है आपको, वहीं पे स्टोर हो जाएगी, वहीं पे रिटर्न हो जाएगी। यू विल डेटा यू विल टेक इमीडिएटली व्हेन यू विल साइट, एंड वो डेटा वहीं पे स्टोर हो जाएगी आपकी जो एसडी कार्ड लगी होती है उसमें, ठीक है। बहुत फास्ट एंड बहुत एक्यूरेट डिवाइस है ये। उसके बाद आगे देखो, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। हमने बोला ना कि हर एक टाइप का ही मेजरमेंट हो जाता है। तो आप इसमें एक और पॉइंट मेंशन कर लेना कि इट इज द मोस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड नाउअडेज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ठीक है। चलो फटाफट इन सबको पूरा करो, लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टोटल स्टेशन के बाद। नाउ वी हैव द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। देखो ये है 19th पे है माइनिंग डायल। अब ये माइनिंग डायल, यहीं पे देखो, माइनिंग डायल, इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ थियोडोलाइट with a built up compass mainly used in mine survey। माइनिंग डायल इज यूज्ड इन माइन सर्वे, जिसमें थियोडोलाइट एंड कंपास अटैच्ड है। यहां देखो, it is simple form of theodolite with a built up compass mainly used in mine survey। और उस इंस्ट्रूमेंट को पहले यहां देखो तो आपको समझ में आएगा। ये प्रॉपर जो थियोडोलाइट आपने पढ़ा है ना, वो वाला थियोडोलाइट तो नहीं है, लेकिन ओल्ड वर्जन ऑफ थियोडोलाइट। तो आप देखो थियोडोलाइट का यहाँ पे, आर यू एबल टू सी दिस एंगल, वर्टिकल एंगल के लिए, एंड देन इट कैन टर्न हॉरिजॉन्टल आल्सो, एंड देन देयर इज अ कंपास इन द मिडल, दिखाई दिया। तो ये हमारी कहलाती है माइनिंग डायल, ठीक है। इसको माइन सर्वे में यूज किया जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट है ब्रूटन्स कंपास। ब्रूटन्स कंपास, आप देखो पहले कंपास में देखो, जैसे स्केल वाला जो प्लास्टिक मटेरियल होता है ना, वैसे ही है, और इसमें एक कंपास लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट है, देखो कंपास, इसका पर्पस देखते हैं। ब्रूटन कंपास और ब्रूटन पॉकेट ट्रांजिट, इसको हम लोग पॉकेट ट्रांजिट भी कहते हैं, is an instrument with a combination of the compass and clinometer। So you can take the measurement of the bearing as well as you can take the measurement of the vertical and horizontal angle. The compass attached in this Bruton's compass will give you the horizontal angle and it will act as a clinometer also, so you will be able to measure the vertical angle also। ठीक है, चलो, and here the last is edograph। edograph क्या है? An edograph is an improved version of the ordinary pantograph। अब क्या है ना, आप यहाँ पे देखो, पहले यह देखो, स्मॉल व्हील लगी हुई है, गटर व्हील लगी हुई है बीच में, और इसके थ्रू होता क्या है कि अगर मैं स्मॉल वाले के थ्रू किसी शेप को अलाइन करूंगा तो बड़े वाले के थ्रू बिगर शेप विल बी फॉर्म्ड। तो आप समझो पेंटाग्राफ क्या था, आपको याद होगा पेंटाग्राफ कि स्मॉल साइज को इनलार्ज करने में या फिर किसी बड़े साइज को रिड्यूस करने में काम देता था। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर इडियोग्राफ इज बेसिकली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पेंटाग्राफ। तो पर्पस तो वही हुआ हमारा कि भाई या तो इनलार्ज करोगे या तो रिड्यूस करने के काम में ला रहे हो आप। सो यू कैन सी एन इडियोग्राफ इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ordinary pantograph। It is used for the same purpose as of the pantograph, which is
enlarge or reduce the given figure. ठीक है, सो ये था 21st। अब देखो यहां पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट का हमने जिक्र किया, आप इसका भी नोट बना लीजिए। सो आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट काउंट करो तो कई सारे हो गए। 21 इंस्ट्रूमेंट तो मैंने इसको अदर्स में दिखाया आपको। इससे पहले मैंने दिखाए थे आपको EDMI, उसके 3 अलग टाइप्स देखे आपने, ठीक है। तो 21 + 3 उधर हो गए 24, और उसके अलावा कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश हुआ, ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का आज की जो क्लास में हमने आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया ना, वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख भी लीजिए आप, ठीक है। अब आज की क्लास यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। सो प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो रेफरेंसेस हैं, प्रीवियस ईयर हैं, गेट के प्रीवियस ईयर हैं, ES के प्रीवियस ईयर हैं, वर्कबुक हैं, प्रॉपरली उसको सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट्स आए आप उसको कनेक्ट होते रहिए, पूछते रहिए। आई विल कीप ऑन गिविंग यू द सोल्यूशन टू द डाउट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।